ओरेकल ने आह भरी और काल के विचलित होने का इंतजार किया। ये स्पष्ट था कि वह मानसिक रूप से किसी से बात कर रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने चारों ओर देखा, उससे ओरेकल को यकीन हो गया कि यह पक्षी ही था। उसने मुड़कर देखा कि काल क्या देख रहा था, फिर उसे एहसास हुआ कि संभवतः वो चीज उसकी नजर से ओझल थी। आप जानते हैं, इन सब के बीच मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक किशोर ने मेरे साथ डैड जोक किया, ओरेकल ने शुरू किया। काल मुस्कुराया और बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और आगे बोला, वास्तव में यह उस तरह का ट्रोल नहीं है। आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आपकी मौजूदगी ने किस तरह की अराजकता पैदा की है, भले ही आप किसी तरह से इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार न हो। एक सिद्धांत यह है कि जब कालकोठरी बनी थी, तब आपकी मौजूदगी के कारण ही ये घटनाएं आपके और पहले दिन वहां मौजूद अन्य लोगों के पीछे पड़ सकती हैं। लेकिन उससे भी अधिक ये तथ्य कि आप कुलीन वर्ग और मौलवियों से भरी एक पूरी गाड़ी के साथ यात्रा करते हुए बिना पकड़े गए पूरे देश में लगभग सभी स्थानों पर पहुंचने में सफल रहे, ये परिषद के मुंह पर एक तमाचा है। काल ने ठहाका लगाया। ठीक है, ये ग्राफिक है। हालांकि मैं इतना ही कहूंगा, हम यहाँ किसी को परेशान करने या किसी के लिए जासूसी करने नहीं आए हैं। मैंने सोचा था कि घटनाएं शायद मेरा पीछा कर रही हैं, लेकिन केवल अंतिम दो मरे हुए और ये मेरी स्थिति पर केंद्रित होने के करीब भी नहीं थे। ओकहैम्पिंग के पास हमें जो पहली बार देखने को मिली, उसने हमें बहुत उत्तरी किनारे पर पहुंचा दिया, और उनमें से एक ने तो हमारे दायरे में अंडे भी नहीं दिए। हम दिन में ही वहां पहुंचे। ओरेकल ने भौहें सिकोड़ी, फिर एक नोट बनाया। परिषद को यकीन नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। एक बात तो तय है, अगर ये घटनाएं तुम्हारे इर्द गिर्द केंद्रित है, तो हम तुम्हें हमारे इलाके में मरने नहीं देंगे। ओह, मैंने तो सोचा था कि यही सही विकल्प होगा। बूढ़े ट्रोल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लक्ष्य को खत्म करने से विसंगति का प्रभाव नहीं रुकता, ये केवल विसंगति की स्थिति को ठीक करता है। अगर कुछ हुआ और आज यहाँ आपके सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई, तो यह संभव है कि हमारे यहाँ हर सुबह एक विशालकाय सुअर और साइक्लोप्स हमेशा के लिए पैदा हो जाएं। देखो, ये बहुत मूल्यवान जानकारी है। क्या तुम जानते हो कि योजना क्या हो सकती है? क्योंकि मैं भागने की सोच रहा हूँ, काल ने उसे बताया। उसकी आवाज में थोड़ी जिज्ञासा झलक रही थी। खैर, मेरा अनुमान है कि मोरिसा तुम्हें कहीं ले जाकर उसका मजाक उड़ाने के कारण गला घोंटकर मार डालने का सुझाव देगी। लेकिन मेरे दर्शन कहते हैं कि अधिक संभावना यह है कि वे आपको मनुष्यों के पास वापस भेजने का निर्णय लेंगे और वहीं रहने देंगे, या माउंटेन जायंट सीमा पर भेज देंगे, जहां कोई भी विसंगति उनकी समस्या होगी। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, और मैंने दोनों संभावनाएं देखी हैं, ओरेकल ने स्पष्ट किया। काल ने खतरों के लिए क्षितिज को स्कैन करते हुए आह भरी। ये बहुत उत्साहजनक नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे क्या चुनना चाहिए। यह उत्साहजनक है कि वे मुझे या मेरे दोस्तों को मारने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन मेरा जेल में बंद होने का भी कोई इरादा नहीं है। ओरेकल ने उसे हल्की मुस्कान दी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ये भी नहीं पता कि हम तुम्हें जेल में कैसे रखेंगे। किले पर दमन क्षेत्र के साथ भी हम तुम्हें गार्ड के पीछे दालान में रॉयल रैंक ब्लडबैथ स्पाइडर को ढीला छोड़ने से नहीं रोक सकते। जादू और कौशल को रोकना तब तक ठीक है जब तक कि लॉकर रूम में आधा टन रेजर लिम्बेड अराचने ढीला न हो जाए। ओह, यह एक बढ़िया विचार है। जब वे फिसलन वाली सतह पर नंगे हों, तब उन पर हमला करना। खून बहने से पहले ही अराजकता फैल जाएगी। भविष्य को देखने की क्षमता होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, काल ने कहा। तुम्हें पता नहीं है, सभी प्रकार के भविष्यवक्ता बहुत कम ही त्रासदी के अलावा कुछ देखते हैं। अगर मैं अच्छी खबर की तलाश भी करना चाहूं, तो मुझे इसके बजाय बुरी खबर की अनुपस्थिति की तलाश करनी होगी। तभी मैं चीजों को सही होते हुए देख सकता हूं। क्या बकवास कौशल सेट है, कोई अपराध नहीं। ओरेकल ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत नहीं की जो भविष्य देख सकता हो? काल ने अनिर्णित भाव से कहा, मैंने पूछा है, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा कि वे चीजों को कैसे देखते हैं, या उनके दर्शन के बारे में। तो क्या मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि कोई अधिपति बहुत कम सूचना के साथ यहां आ जाएगा, या कोई सेना इकाई? ओरेकल की आंखें सफेद हो गईं, उसने भौहें सिकोड़ी, फिर तलवार निकाल ली। हाँ, इससे पहले कि काल पूछ पाता कि इसका क्या मतलब है, 6 मीटर ऊंचा एक द्वार खुला और उसमें से विशालकाय लोगों का एक बख्तरबंद समूह बाहर निकला, जो देखने में ठोस पत्थर से बने प्रतीत होते थे, तथा जिन्हें केवल उनकी आंखों और दांतों से ही जीवित प्राणी के रूप में पहचाना जा सकता था। काल और ओरेकल के पीछे एक दूसरा द्वार खुला, और मोरिसा अपने चेहरे पर झुंझलाहट और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसमें प्रवेश कर गई। जब पर्वतीय दानव आ गए, तो एक आखिरी दानव, जो अन्य दानवों से 2 मीटर लंबा था, झुका और द्वार से अंदर चला गया।
आप वास्तव में केवल दुर्भाग्य ही देखते हैं। क्या आपने इस तथ्य पर विचार किया है कि दैवज्ञ एक अपशकुन हो सकते हैं? काल ने फुसफुसाया। क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि तुम मजाकिया नहीं हो? ओरेकल ने फुसफुसाते हुए कहा। वास्तव में एक से अधिक बार, लेकिन इससे पहले कि चीजें गड़बड़ हो जाएं, आपको पीछे हटना चाहिए। पर्वतीय विशालकाय अधिपति ने उपहास किया। क्या आपको लगता है कि उसे कुछ मीटर दूर रखने से कोई फर्क पड़ेगा? मोरिसा ने चेतावनी दी, लेकिन काल ने उसे अपनी सबसे अच्छी मुस्कान दी। क्या आपको लगता है कि आपके योद्धा मेरी अनुमति के बिना मेरे माध्यम से जा सकते हैं? ओरेकल ने काल की पीठ पर धक्का मारा और काल ने खेत के दूसरी ओर से टेसा को हंसते हुए सुना। ओह, वो लाल हो रही है। क्या इसका मतलब है कि हम लड़ रहे हैं? हॉक ने पूछा। शायद, शायद नहीं। हम देखेंगे कि वे क्या योजना बना रहे हैं। युद्ध देवता की चमक बच्चों की रक्षा के लिए हो सकती है जब चीजें मसालेदार हो जाती है। हम लड़ क्यों रहे हैं? रेमी ने पूछा। क्योंकि रे को अपने तालाब के लिए मोनाक रैंक जायंट के खून की अधिक आवश्यकता है। बेशक, थोर ने कहा, जैसे कि ये दुनिया की सबसे स्पष्ट बात थी। ओह, यह अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि ओवरलॉर्ड्स लड़ेंगे। हम रे के लिए लेग क्रीम बनाने के लिए कुछ छींटे इकट्ठा कर सकते हैं। रेमी ने सहमति जताई। तुम क्या सोच रहे हो? रुको, मैं बदलती संभावनाओं को देख सकता हूं। ओरेकल फुसफुसाया। माफ करना, भटकता हुआ मन। काल ने रॉयल और मोनाक रैंक माउंटेन जायंट्स के दस्ते से अपनी नजरें हटाए बिना जवाब दिया। क्या गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र इसके बीच में आने वाला है? अधिपति रैंक जायंट ने पूछा। ये वास्तव में आप पर निर्भर है ना? आप मेरे पास आए, न कि मेरे विपरीत। काल ने आसानी से उत्तर दिया, जब नागा योद्धा लामिया अंगरक्षकों की ओर बढ़ रहे थे। हर दिशा से सैनिक आ रहे हैं। क्रोधित रेमी और बीफ योद्धा और कुछ ऐसे जो दाना जैसे दिखते हैं लेकिन दाना नहीं है। हॉक ने चेतावनी दी। एक दिन हम तुम्हें अन्य प्रजातियों के लिए सभी शब्द सिखा देंगे। रेमी हंसा। हाँ, अगर उन्हें जरूरत होगी तो वे नाम ले लेंगे। अधिपति रैंक जायंट काल को घूर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या योजना बना रहा है और कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। काल को अभी तक यह नहीं पता था कि उन्हें यहाँ क्या आकर्षित कर रहा था। अगर वे ओरेकल का अपहरण करने आए थे, तो यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक आपदा हो सकती थी। लेकिन काल यह नहीं समझ पाया कि वे और किस लिए आए थे, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि वे उसके या उसकी टीम के लिए यहाँ नहीं आए थे। मोरिसा अपने ओवरलॉर्ड रैंक समकक्ष का सामना करने के लिए आगे बढ़ी, जो मिनोटो से सिर और कंधे अधिक लंबा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे सैनिकों का यहाँ स्वागत नहीं है। अपनी बात कहो और चले जाओ। विशाल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। हमारे पृथ्वी शमन ने यहाँ एक अपरिचित टोटेम रैंक प्राणी की उपस्थिति को महसूस किया। अगर न्यूबॉर्न साम्राज्य को लगता है कि वे युद्ध के लिए विदेशी टोटेम को किराए पर ले सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। काल ने अपनी खुशी को जितना हो सका उतना छिपाया, लेकिन जाहिर तौर पर वह इतनी अच्छी तरह से नहीं छिपा पाया, क्योंकि माउंटेन जायंट की तरफ से सैनिक उसकी दिशा में रक्षात्मक पैर की स्थिति में आ रहे थे। ये सूक्ष्म था, लेकिन उसकी मुस्कान फिर से धमकी देने वाली रही होगी। यहाँ न्यूबॉर्न में कोई विदेशी टोटेम नहीं है। अपने बेवकूफ शमनों से कहो कि जब भी सम्राट गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र से आगंतुकों का स्वागत करने के लिए बाहर आते हैं, तो उन्हें हर बार आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई भेजने की जरूरत नहीं है। मोरिसा ने उसे ऊब भरे लहजे में बताया। दानव ने काल की ओर मुड़कर कहा, सम्राट स्वयं तुमसे मिलने आए थे? क्यों? मैं अपने साथ एक दुर्लभ प्रजाति लाया था, और वह इसकी उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। अधिपति ने ऊपर देखा, जहां हॉक आलसी ढंग से आकाश में तैर रहा था और भौहें सिकोड़ ली। घुस्टफायर थंडरबर्ड वास्तव में एक दुर्लभ प्रजाति थी। इतनी दुर्लभ कि माउंटेन जायंट को यह भी नहीं पता था कि हॉक किस प्रजाति का है। कई अन्य लोगों की तरह उसका पहला विचार ये था कि वह एक फ्रॉस्ट फीनिक्स था, लेकिन शरीर का आकार और पूंछ का पंथ गलत था। सम्राटों में से एक जादू कर रहा था, लेकिन मोरिसा ने उन्हें रोकने की कोशिश करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। शायद यह एक आबाद खेत के इतने करीब अधिपतियों के बीच लड़ाई से बचने के लिए था, या शायद जादू कोई खतरनाक नहीं था। अगर वे सिर्फ लीफा की तलाश कर रहे थे, तो वे एक नंबर ले सकते थे और अपनी बारी का इंतजार कर सकते थे। सम्राट पहले से ही उसका पीछा कर रहा था। मंत्र समाप्त हो गया और दिग्गजों का समूह उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि जादूगर अधिकाधिक भ्रमित होता जा रहा था। वो अधिपति से फुसफुसाकर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन बड़े दानव ने उसे रोक दिया और उसे लिखने के लिए एक नोटपैड दिया। यह एक अच्छा निर्णय था, क्योंकि काल इस दूरी से फुसफुसाहट भी सुन सकता था, लेकिन हॉक ठीक उसके ऊपर था और वो नोट को पढ़ सकता था, जबकि जायंट उसे लिख रहा था।
इसमें कहा गया है कि उसे केवल एक टोटेम रैंक कौशल मिला है जिसका उपयोग ओवरलॉर्ड लीफा द्वारा किया गया था। वो उसे नाम से बुलाता है, इसलिए वो परिषद के सदस्यों को जानता है। खैर, इससे चीजें और अधिक दिलचस्प हो सकती हैं। एक बार जब अधिपति ने संदेश पढ़ लिया तो उसने उसे कुचल दिया और जादूगर को वो कागज खाने को दिया। ठीक है, ये संदेशों को गलत हाथों में पढ़ने से रोकने का एक तरीका है, काल ने ओरेकल की दिशा में फुसफुसाते हुए कहा। विशालकाय अधिपति को लगा कि वो जवाब देने वाला है, फिर वह रुका और अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। काल केवल यह अनुमान लगा सकता था कि यह किसी प्रकार का संचार उपकरण था, लेकिन न तो वह और न ही हॉक उस पर किसी तरह का लेखन देख पाए। जैसे जैसे पत्थर की चमक फीकी पड़ती गई, अधिपति की मुस्कान धीरे धीरे बढ़ती गई, फिर उसके पीछे एक नया द्वार खुल गया। समय की बर्बादी को भूल जाओ, हम जा रहे हैं, उन्होंने घोषणा की। ये बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं है, काल ने ठहाका लगाया, जिससे माउंटेन जायंट ओवरलॉर्ड ने उसे एक दुष्ट मुस्कुराहट दी। जब जायंट चला गया तो मोरिसा ने भौहें सिकोड़ ली और वही बातें सोचने लगी जो काल कह रहा था, और फिर उसकी जेबों से अलार्म बजने लगे। उसने मुट्ठी भर चमकते हुए पत्थर निकाले, जिनमें से सभी चेतावनी की ध्वनि दे रहे थे। वो काल की ओर मुड़ी, तुम्हारी बदतमीजी से मैं बाद में निपट लूंगी, लेकिन अब मेरे पास सबूत है कि घटनाएं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रही हैं। ये सभी क्षेत्रीय अलार्म हैं जो आज भोर में पैदा हुई विसंगतियों के लिए है। क्या ये सब कालकोठरी से संबंधित है? यह सही नहीं होना चाहिए, काल ने बड़बड़ाते हुए कहा। मोरिसा ने काल और ओरेकल के बीच देखा, फिर आह भरी और अपना सिर हिलाया। वे नहीं है, वे हो भी नहीं सकते, पैटर्न मेल नहीं खाता। हमें संदेह है कि जायंट्स को कुछ ऐसा मिल गया है जो उन्हें ट्रिगर कर रहा है। हमें इस पर तब संदेह होने लगा जब हमने पहली बार हिल जायंट्स द्वारा ट्रिगर किए गए एडवांसमेंट ट्रायल के बारे में सुना। अब पूरे महाद्वीप में विसंगतियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे जाना होगा। अपने आप को व्यवहार करने के लिए चेतावनी दी गई, समझे। मेरे पास वापस आकर आपके लोगों से निपटने का समय नहीं है। आप जो चाहें करें, जब तक कि आप देश से बाहर निकलते समय परेशानी पैदा न करें। उसके हाथ में रखा पत्थर लाल हो गया और वो एक द्वार से होकर अंदर चली गई जो उसके ठीक पीछे बंद हो गया। उन्होंने मुझे फिर पीछे छोड़ दिया, ओरेकल ने आह भरी। मैं आमतौर पर शैतान का वकील नहीं बनता, लेकिन मुझे संदेह है कि वो जहां भी जा रही थी, आप शायद वहां नहीं जाना चाहते थे। अगर कुछ और नहीं, तो हम आपको दिन भर सुरक्षित रखेंगे। फिर हम कल सुबह स्पॉन के बाद आपको घर पहुंचाने के लिए एक टीम का प्रबंध कर सकते हैं। ओरेकल ने उसे हल्की मुस्कान दी। यह इस क्रम का आखिरी होगा। मेरे दर्शन के अनुसार कल सुबह इस स्थान पर हमला नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं इसे देख सकता हूं, लेकिन मैं कोई पैटर्न नहीं समझ सकता। काल ने अपने धनुष से कुछ और विशालकाय सुअरों को मार गिराया, फिर हॉक को और निर्देश भेजे। देखो कि क्या तुम स्पेलब्लेड की टीम को ढूंढ सकते हो। अगर वे इसी दिशा में चलते रहे तो उन्हें यहाँ के आसपास ही कहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे हमारे आसपास कहीं होंगे या नहीं, लेकिन अगर वे होंगे तो हमें उनसे मिलना चाहिए। समझ गया। यहाँ मिनोटो के बहुत सारे समूह हैं और कुछ छिपकलियां भी हैं। ओह, मुझे कुछ गॉब्लिन और बड़े गॉब्लिन भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें पहले कभी देखा हो। मैं तलाश जारी रखूंगा। हॉक दूर तक उड़ गया। आकाश में नीली आग की एक लकीर फैल गई, फिर वह बादलों में लुप्त हो गया। भाई हॉक तेज है, कैरा ने हौंफते हुए कहा, उसके जाने की गति से चौंक गई। क्या ऐसा तब होता है जब तुम बड़े हो जाते हो? जब मैं बड़ा होता हूं तो मैं थोड़ा तेज होता हूं, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता, रेमी ने सोचा। अब जब सूरज निकल आया था, वे अपने स्थानों पर प्रतीक्षा कर रहे थे और राय अपनी परंपरा के अनुसार सूरज उगने के बाद झपकी ले रही थी। क्या हम इस तरफ से कोई प्रतिस्थापन प्राप्त कर सकते हैं? मुझे अपनी टीम से 1 मिनट बात करनी है। काल ने उन किसानों को आवाज दी जो मोरिसा का समर्थन करने आए थे। कोई समस्या नहीं। हम सभी ने ओरेकल को ये कहते हुए सुना है कि यह विशालकाय सुअरों का आखिरी बच्चा होगा, इसलिए अब समय आ गया है कि हम जितना हो सके उसे ठीक करने, नमक लगाने, धूम्रपान करने और सुखाने का काम शुरू करें। हमें इसे शहरों में बहुत बेचना होगा, लेकिन हमारे पास अब 1 साल के लिए पर्याप्त मात्रा में मांस संग्रहित है। ये लगभग उतना ही समय था जितना कि एक ठीक किया हुआ हैम आमतौर पर बिना खाए रखा जाता है, लेकिन काल को नहीं पता था कि अगले शहर में कितने बचे हुए लोग होंगे जिनके साथ व्यापार किया जाएगा। आग बुझ चुकी थी और 2 अधिपतियों की मौजूदगी में आज सुबह ये फिर से शुरू नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि शहर का बहुत हिस्सा बचा हुआ था जिसे बचाया जा सकता था। सुअरों के शवों के ढेर ग्रामीण इलाकों में पहाड़ियों की तरह लग रहे थे,
जहां सैकड़ों शवों को अंतिम संस्कार के लिए रखा गया था, तथा सैकड़ों शव पास के खेतों में पड़े थे। कुछ को बचाया नहीं जा सकता था, लेकिन उनमें से अधिकांश में अभी भी खाने योग्य टुकड़े होने चाहिए। ओफेलिया ने दूसरे किसान के साथ स्थान बदल लिया, ताकि जब काल घर के आसपास आए तो पूरा समूह एक छोटी बैठक के लिए इकट्ठा हो सके। योजना क्या है? क्या हम पूरे स्पॉन से लड़ने की कोशिश करेंगे? उसने पूछा। यही योजना है। मैंने हॉक को थोड़ी देर के लिए स्काउट के पास भेजा है, और उसके वापस आने के बाद हम कोई रास्ता चुन सकते हैं। जंगल में फिर से बेहतर विकल्प होने की संभावना है। यदि राक्षस की उत्पत्ति जनसंख्या घनत्व और शक्ति स्तर से प्रभावित हो रही है, तो वे जंगल में उतने बुरे नहीं होंगे। हालांकि ऑरेकल को लगता है कि जायंट्स के पास कुछ ऐसा है जो विसंगतियों को ट्रिगर कर रहा है। हिल जायंट सीमा के साथ पहले एडवांसमेंट ट्रायल से शुरू होकर और अब पूरे न्यूबॉर्न साम्राज्य में विसंगतियां सभी जायंट्स से जुड़ी हुई लगती हैं, उनके दर्शन के अनुसार, काल ने समझाया। दाना ने भौहें सिकोड़ी और उनके इर्द गिर्द इशारे किए। तो ये सब दिग्गजों के हस्तक्षेप का नतीजा हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि पश्चिम में कालकोटरी विसंगति भी उनकी करतूत हो सकती है, और अब यह एक स्थिर कालकोटरी है। उस पल ओरेकल की हताशा उन सभी को बिल्कुल समझ में आ गई। कैसे और क्यों विशालकाय कबीले विसंगतियां पैदा कर रहे थे, यह एक रहस्य था। हालांकि अगर ओरेकल उनके हस्तक्षेप को देख सकता था, तो इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। अगर वे दूसरे देशों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, तो यह एक बात थी, लेकिन यह अत्यधिक था, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे इतने बड़े क्षेत्र को नियंत्रित कर सकें, भले ही उनके पास आक्रमण की कोई योजना हो जो वास्तव में काम करती हो। मुझे प्रिंस गाय और दाना झुंड मिल गया। नहीं, स्पेलब्लेड, वे सभी दाना होने के लिए बहुत बड़े या बहुत छोटे हैं। वे स्पॉन से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में हैं और पूर्व की ओर जा रहे हैं, हॉक ने उन्हें सूचित किया। वो लोगों को छांटने में बेहतर होता जा रहा था, कम से कम थोड़ा बहुत। ठीक है, याद है वे कहाँ हैं, या वे अब छिपे नहीं हैं? काल ने पूछा। वे अभी भी छिपे हुए हैं, लेकिन इन नई लपटों के साथ मैं उन्हें किसी भी तरह चमकते हुए देख सकता हूं। ठीक है, मेरे पास स्काउटिंग रिपोर्ट है। उत्तर और फिर पूर्व की ओर जाना हमारे लिए सही रास्ता है। अब हमें बस ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो लोग इस क्षेत्र में भटक रहे हैं, उनके साथ सब ठीक रहेगा, काल ने बताया। हालांकि ये तथ्य कि हॉक ने पिछले 15 मिनट में 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की थी, बेहद प्रभावशाली था। यहां तक कि घर पर हेलीकॉप्टर भी इतनी तेजी से नहीं उड़ते थे। टेसा ने नक्शे का हवाला दिया। ये काम करता है। उस दिशा में कोई बड़ी सड़क नहीं है, लेकिन ऐसे खेत हैं जो हमसे दूर अभी भी लड़ रहे थे। हम आगे बढ़ते हुए क्षेत्र को साफ करने में उनकी मदद कर सकते हैं, और फिर स्पॉन क्षेत्र से बाहर निकलकर पूर्व की ओर जा सकते हैं। किसान इस क्षेत्र की देखभाल अच्छी तरह से कर रहे थे, इसलिए काल को यहां से चले जाने में कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि कोई व्यक्ति ओरेकल के लिए आएगा, इससे पहले कि उसके साथ कुछ घटित होने पर उसे दोषी ठहराया जाए। एक हाथ वाला रॉयल रैंक मिनोटॉर सैनिक उनके पास आया और लोट्स को सिर हिलाकर संकेत दिया, जो अपने क्षेत्रीय मंत्रों से लगभग लगातार पूरे फॉर्मयार्ड को ठीक कर रही थी। अगर आप सब बाहर जा रहे हैं, तो मैं आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर आप वापस इस तरफ आएं, तो खेत में रुकें और हम आपके लिए कुछ बनाएंगे। लोट्स ने उसके पैर को गले लगाया और मिनोटॉर हंसा। आपने पिछले 2 दिनों में हमारे लिए इतना कुछ बनाया है कि हमारे परिवारों में से कोई भी खेतों से मिलने वाले साधारण खाने से संतुष्ट नहीं होगा। हमें अपनी रेसिपी की सूची बढ़ानी होगी। लोट्स ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। यह मेरी गलती नहीं है कि आप कच्चा मोटा खाना पसंद करते हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मेरा खाना किसी के पेट के लिए ज्यादा मुश्किल न हो। बूढ़े मिनोटॉर ने हंसते हुए कहा, हमारे पेट इतने संवेदनशील नहीं है। हालांकि हमें तुम्हारा खाना बहुत याद आएगा। उनमें से एक लड़का उस पर मुस्कुराया। डरो मत, छोटे पादरी। मैं पता लगाऊंगा कि तुमने चावल और बीन्स को इतना बढ़िया बनाने के लिए क्या किया, और फिर उन्हें और भी बढ़िया बनाऊंगा। काल ने उस गाड़ी को देखा जिसे थोर ने जंगल में इतनी दूर तक खींचा था। फिर वह रॉयल रैंक के सबसे बूढ़े मिनोटॉर की ओर मुड़ा जो फार्म की रक्षा के लिए आया था। जेकब, मैं अपनी गाड़ी तुम्हें दे रहा हूं। मुझे पता है कि तुम्हारी गाड़ी नष्ट हो गई है। जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो वो चकनाचूर हो गई थी। हमें गाड़ी की गति से अधिक तेजी से आगे बढ़ना होगा, इसलिए तुम मेरी गाड़ी ले सकते हो ताकि तुम्हारे पड़ोसियों को आवश्यक सामान लाने में मदद मिल सके। मिनोटॉर ने उसके कंधे पर थपथपाया। क्या तुम्हें यकीन है, पैदल चलने वाले इंसान गाड़ी से ज्यादा तेज नहीं होते? काल ने ठहाका लगाया। मेरे पास थोर पर सवारी करने के लिए एक हॉर्नेस है। उसकी ताकत को कुछ सुंदर महिलाओं द्वारा चुनौती नहीं दी जाएगी।
मिनोटॉर्स हंसने लगे, जबकि डाना ने अपनी जीभ बाहर निकाली और टेस्सा ने अपनी आंखें घुमाईं। काल और ओफिलिया दोनों ही पैदल चलने में तेज थे, लेकिन काल पहले कुछ घंटों के बाद बाहर निकलने की योजना बना रहा था, जब उन पर इतनी बारीकी से नजर नहीं रखी जा रही थी। जब तक वे खेतों के पास नहीं आते, तब तक दूसरे किसान जानवरों के बारे में नहीं जानते या उनकी परवाह नहीं करते, और उसका रहस्य पहले ही बाहर आ चुका था। इसलिए उसे अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि परिषद को पता चल जाएगा कि वो कौन है। मैं अपने दाना को तोपखाने के सहायक उपकरण के रूप में ले जाऊंगा, राय सहमत हो गया। इससे थोर की पीठ पर ओफेलिया के लिए एक सीट खाली हो जाती, ताकि जब वे मुसीबत में पड़े तो उसे अच्छी तरह से आराम मिल सके। लेकिन जब वे ज्यादा खतरनाक इलाकों में पहुंच जाते तो वो शायद पैदल ही रहना चाहती। लेकिन थोर के साथ लामिया और नागा योद्धाओं की मौजूदगी के कारण उनके पास पहले से ही पर्याप्त जमीनी सेना थी। मैं रेमी को ले जाऊंगी, कैरा ने जोर दिया। नागा रानी का आत्मा सर्प रूप में होना उसके उड़ते हुए कौशल के लिए एक बड़ी प्रशंसा थी, और यदि वह जमीन पर लड़ना चाहती थी तो रेमी रूपांतरित होकर उसके अंतिम अंगरक्षक को बाहर ला सकती थी। अंगरक्षक अब सम्राट स्तर के हो गए थे और इतने मजबूत थे कि वे यहां मिलने वाली किसी भी चीज से रक्षा कर सकते थे, जबकि कैरा ने इसे नष्ट करने का तरीका ढूंढ लिया था। ये जानवर खेत से बाहर निकलते ही बाहर आ गए, इसलिए उन्होंने उन किसानों पर कोई अजीब प्रभाव नहीं छोड़ा जिनकी वे पिछले 2 दिनों से गुप्त रूप से रक्षा कर रहे थे। पहले आधे घंटे तक घटनास्थल के किनारे की ओर उत्तर की ओर जाना आसान था। आसपास के सभी किसान एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे और राक्षस उनका पीछा कर रहे थे या काल की टीम द्वारा उनका शिकार किया जा रहा था। लेकिन कोई भी अच्छी चीज हमेशा के लिए नहीं टिकती, और राक्षसों को खत्म करने के पहले आधे घंटे के बाद वे उस क्षेत्र में पहुंच गए जो अभी तक साफ नहीं हुआ था। थोड़ा पूर्व की ओर मुड़े, वो रास्ता तेज होगा। उस रास्ते पर आगे कुछ खेत है, लेकिन उन्होंने ज्यादातर राक्षसों का खात्मा कर दिया है। काल के लिए ये काफी कारगर रहा, और खेतों के बीच का रास्ता या तो साफ था या फिर विशालकाय सुअरों ने बाड़ें गिरा दी थी। उस घर में कई छोटे किसान हैं, राय ने उन्हें बताया जब वे एक क्षतिग्रस्त फार्म हाउस के पास से गुजर रहे थे। काल ने मुड़कर देखा कि रे क्या देख रही थी और पाया कि मकान ढह गया था, लेकिन फर्श बरकरार था और उसके नीचे एक तहखाना या तहखाना था। वो दौड़कर गया और अपनी अंगुलियों की पोरें लकड़ी पर पटकने लगा। हमने इलाके से ज्यादातर हमलावरों को खदेड़ दिया है। क्या आपको मेडिकल मदद की जरूरत है? मेरे साथ एक मौलवी है, उसने आवाज लगाए। पिताजी ने कहा था कि जब तक वे हमें लेने नहीं आते तब तक यहीं रुको, एक छोटी सी आवाज ने वापस बुलाया। उसे खेत छोड़ना पड़ा। क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएं? काल ने पूछा। वहां से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर एक सुरक्षित खेत था। अगर उन्हें इन बच्चों के बारे में पता होता तो उन्हें पहले ही आकर उन्हें ले जाना चाहिए था। इसलिए ये संभव है कि किसी ने उन्हें नहीं बताया कि बच्चे यहाँ हैं। घर के मलबे से कुछ मीटर की दूरी पर एक छोटा सा जाल दरवाजा था, जिसके नीचे भूसे का ढेर था, और एक युवा मिनोटॉर और एक सैटायर ने एक साथ अपना सिर ऊपर उठाया। यार्ड पूरी तरह से नष्ट हो गया था, बहुत कम सामान बचाया जा सका, लेकिन जब उन्होंने काल को देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। तुमने कहा कि तुम्हारे पास एक मौलवी है, बाकी कुछ लोग घायल हैं। वे पड़ोसी के खेतों से आए हैं क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छा तहखाना था, सैटायर लड़की ने जवाब दिया। काल ने सीटी बजाई और दूसरों को आने का इशारा किया, जिससे लोट्स भागकर आया। टेसा उसके पीछे ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन लोट्स जाहिर तौर पर जोड़ी में से ज्यादा उत्साही थी और उसके पास सीधे उपचार मंत्र के बजाय क्षेत्र उपचार था। काल ने मलबे में जितने बच्चे देखे थे उससे कहीं ज्यादा बच्चे वहां थे। उनमें से 50 से ज्यादा वहां इकट्ठे हुए थे, और काल को आश्चर्य होने लगा कि किसान क्या कर रहे थे। शायद उन्होंने बिना तहखाने वाले घर की रक्षा करने का फैसला किया था। हॉक, जाकर देखो। हॉक ने फार्म की वास्तविक सामग्री की जांच करने के लिए चारों ओर चक्कर लगाया, न कि केवल ये देखने के लिए कि वहां लोग घूम रहे हैं। अभी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन सिर्फ 5 कमांडर रैंक मिनोटो और एक किशोर ट्रोल है। वे सभी ऐसे दिखते हैं जैसे वे आधे मरे हुए हों। थोर ने दुखी होकर कहा, तो वे बच्चों के लिए नहीं आए क्योंकि उन्हें दिन भर जीवित रहने की उम्मीद नहीं है और खुले में छिपना सुरक्षित है। काल ने टेसा को एक तरफ खींच लिया। क्षेत्र में बचे हुए कुछ वयस्क अपने अंतिम चरण में हैं। वे दिन भर नहीं टिक पाएंगे, या शायद एक और हमला भी नहीं कर पाएंगे अगर रॉयल रैंक साइक्लोप्स आ गया। क्या आप बच्चों को ले जाने और उन्हें हमारे साथ लाने का कोई तरीका खोजना चाहते थे, या आप उन्हें तब तक छिपे रहने के लिए कहना चाहते थे जब तक कि बचाव दल उनके लिए न आ जाए? मुझे यकीन है कि कोई व्यक्ति क्षेत्र को खाली करते समय बचे हुए लोगों की तलाश कर रहा होगा।
टेसा ने आह भरी और मलबे को देखा। मैं लोट से स्लेज बनवाऊंगी। उस पेंट्री में कोई खाना नहीं है। जब वे अंदर आए तो वह खाली थी। वे बिना भोजन या पानी के यहाँ लंबे समय तक छिपे नहीं रह पाएंगे। यार्ड में एक वैगन था, लेकिन वो इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी, और उनके लिए बेहतर यही होगा कि वे लोट से अपने जादू का उपयोग करके एक स्लेज बनवाएं जिसे थोर घास के पार खींच सके। टेसा तहखाने में गई और लोट्स के साथ सौदा किया, जो मलबे का निरीक्षण करने आया था। वह ऐसी चीज की तलाश में था जिसे बच्चों के एक बड़े समूह को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। 50 बच्चों को किसी भी मानक गाड़ी में ले जाना आसान नहीं था, लेकिन यदि वे 2 बच्चों को एक साथ बांध दें या काल के मन में जो स्लेज थी उसके जैसा कुछ बना दें, तो कम से कम उन सभी के बैठने के लिए पर्याप्त जगह तो हो ही सकती थी। ये बहुत ही कठिन सफर होगा। ओह, ये काम कर सकता है। राय, डार्लिंग, तुम प्यारी लड़की हो, क्या तुम मुझे साइड रस्सियों के साथ एक बड़ा कपड़ा फर्श बनाने में मदद कर सकती हो? इसके लिए लकड़ी उगाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन हम इन 2 एक्सल असेंबली और उस गिरे हुए पेड़ से एक बहुत लंबी गाड़ी बना सकते हैं। फिर मैं कपड़े से बेंच सीटों के लिए हैंगर बनाऊंगा और हर कोई बस साइड से नीचे की ओर सवारी कर सकता है, लोट्स ने सुझाव दिया। उसने इसे कागज के एक टुकड़े पर बनाया और राय को एहसास हुआ कि उसे केवल 2 लंबे कपड़े के टुकड़ों की जरूरत है। इसलिए कुछ भी बनाने के बजाय उसने बस वो तिरपाल उन्हें सौंप दिया जो वे अपने शिविर को ढकने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ओह हाँ, ये भी काम करता है। काल, क्या तुम मुझे वो पेड़ ला सकते हो? मैं उसे किसी भी तरह नहीं उठा सकता। लोट्स ने वैगन को एक बड़े आकार की अयस्क गाड़ी में बदल दिया, लेकिन बच्चों को गिरने से बचाने के लिए ऊंची दीवारों वाला कपड़ा लगाया। रेशम को लंबी वैगन के दोनों सिरों के बीच कसकर फैलाया गया था, जबकि पीछे का हिस्सा खुला था ताकि वे बिना किनारों पर चढ़े चढ़ सकें। 50 बच्चों को एक गाड़ी में रखना बहुत ज्यादा था, भले ही उनमें से आधे से ज्यादा सैटायर थे, जो पूरी तरह से बड़े होने पर भी बड़े नहीं थे। लेकिन आधे घंटे के निर्माण कार्य और टेस्सा द्वारा सभी बच्चों को भोजन कराने के बाद उन्होंने उन्हें लाद दिया और चलने के लिए तैयार कर दिया। अगले खेत में बचे हुए लोगों पर किसी और ने हमला नहीं किया था, और काल को पूरा यकीन था कि उनके लिए वैगन में जगह थी, भले ही उन्हें थोड़ी देर के लिए लेटना पड़े। बच्चों ने सीख लिया था कि वे बाहर देखने के लिए अपनी भुजाओं को किनारों पर लटका सकते हैं, और दीवारों का कपड़ा उनके अधिकांश वजन को सहन कर सकता है। यह विधि वास्तव में कठोर लकड़ी की गाड़ी की तुलना में अधिक सुगम साबित हुई, क्योंकि रेशम में कुछ खिंचाव था, इसलिए सवार आसानी से उछल जाते थे, और जब थोर खेतों में दौड़ता था तो उन्हें ज्यादा झटका नहीं लगता था। थोर उन्हें सीधे अगले फार्म हाउस में बचे हुए आधा दर्जन लोगों के पास ले गया, और वैगन के रुकने से पहले ही टेसा का उपचार शुरू हो गया। सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? बच्चे भूमिगत सुरक्षित है, किशोर ट्रोल ने उनके पास आते ही पूछा। काल देख सकता था कि उसने सैनिक की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन 5 कमांडर रैंक मिनोटोस सभी किसान थे। वहां कोई भोजन या पानी नहीं था। हम उन्हें घटनास्थल से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं, या ऐसे फार्म में ले जा रहे हैं जहां इस त्रासदी के बाद की स्थिति से बचाव की क्षमता हो। हमारे पीछे एक जनरल और कई रॉयल रैंक के सैनिक हैं। हमने बिना किसी नुकसान के स्थिति संभाली है, इसलिए ऐसे अन्य लोग भी होंगे जिन्होंने अपने पड़ोसियों को इकट्ठा किया होगा, काल ने जवाब दिया। यही तो इस समूह ने प्रयास किया था, लेकिन उनमें से कोई भी रॉयल रैंक का नहीं था, इसलिए जब पहली रात उनका सामना रॉयल रैंक साइक्लोप्स से हुआ तो उसे रोकने से पहले ही वे आसपास के आधे परिवारों को खो चुके थे, और दूसरी रात तो और भी बुरी थी। मिनोटॉज ने काल को घूरकर देखा, क्योंकि उसने संकेत दिया था कि वे अपने पड़ोसियों की तुलना में कम सक्षम थे। वे जानते थे कि उसका मतलब किससे था, क्योंकि उनके 30 किलोमीटर के दायरे में केवल 2 रॉयल रैंक मिनोटॉज थे। कुछ मजबूत कमांडर थे, लेकिन केवल 2 पुराने रॉयल्स पास में रहते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि ऐसे और भी लोग थे जो अब घर से बाहर नहीं निकलते थे, और एक व्यक्ति जो घटना के समय यात्रा पर था, लेकिन वे सभी काल के स्थान पर पहुंच गए थे। काल ने बचे हुए लोगों को फिर से संबोधित किया जब किसी के पास बच्चों को इकट्ठा करने के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। युद्ध पादरी ने आपके सबसे बुरे घावों को ठीक कर दिया है। क्या आप हमारे साथ आने वाले हैं? हम सभी को अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। एक बार जब सेना या स्थानीय बल क्षेत्र को साफ कर देता है, तो आप में से जो लोग अपने परिवारों के साथ हैं, वे पुनर्निर्माण के लिए घर लौट सकते हैं। वे एक दूसरे की ओर मुड़े और सिर हिलाया। हम आपके साथ चलेंगे। हम 6 लोग यहाँ जो कुछ भी है उसे संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें किसी भी तरह से एक बड़ा समूह ढूंढना होगा। बच्चों की रक्षा के लिए आपके साथ यात्रा करना सबसे अच्छा उपाय लगता है। काल ने सिर हिलाया, जबकि बच्चे घबराए हुए लग रहे थे।
उनमें से ज्यादातर ने इन लोगों को पहचान लिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद काल को एहसास हुआ कि मामला क्या था। वे सभी सोच रहे थे कि उनके परिवार कहाँ चले गए हैं। उन्हें सुरक्षित रूप से एक तहखाने में बंद कर दिया गया था और उन्हें ये पता नहीं था कि रक्षकों को इतनी भीषण क्षति हुई है, क्योंकि शव खुले में नहीं थे। सामान लाद लो और हम चल पड़ेंगे, यहाँ ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कोई जरूरी सामान लाना है तो तुम कोने में लगे खंभों पर बैग लटका सकते हो। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और गाड़ी में चढ़ गए, अजीब तरह से डगमगाते रहे जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि केवल किनारे ही स्थिर थे। थोर ने अभी फिर से चलना शुरू ही किया था कि तभी दूर से एक बहुत बड़ा बिजली का विस्फोट हुआ जिसने उसे लगभग उसके पैरों से गिरा दिया। बिजली के झटके ने हॉक को हवा में 1 दर्जन किलोमीटर तक लुढ़का दिया और ओफेलिया को जमीन पर गिरा दिया, जबकि काल 5 मीटर पीछे की ओर खिसक गया। उनके उत्तर पश्चिम में स्थित इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं और क्षितिज के पास हवा में खून की धुंध छा गई। जो कुछ भी बहुत करीब आ गया था वो नष्ट हो गया था, लेकिन काल को पता नहीं था कि क्या हुआ था। कैरा और दाना दोनों को अगले विस्फोट का आभास हो गया और उन्होंने इससे बचाव के लिए एक अवरोध खड़ा कर दिया। राय और काल दोनों ने समूह की रक्षा के लिए अर्थशील दीवारें बनाई, जिसके बाद कैरा की दीवार नष्ट हो गई। पहला गिर गया, लेकिन दूसरा टिका रहा और दाना की बाधा ने बची हुई ऊर्जा को उनके सिर के ऊपर स्थानांतरित कर दिया। आखिर वो क्या था? लोट्स ने शिकायत की। टोटेम, सभी जानवरों ने एक ही समय में सोचा। टोटेम रैंक के नेता दूर से लड़ रहे हैं। मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम 30 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से इतनी जोरदार मार कर रहे हैं तो उन्होंने अपने आसपास के इलाकों को कितना नुकसान पहुंचाया होगा, काल ने बताया। दूसरी तरफ टेसा ने चेतावनी दी। काल ने उनके चारों ओर ढाल लगा दी, जिससे एक गुंबद बन गया, जबकि रे ने उस दिशा पर ध्यान केंद्रित किया जहां से उसे आक्रमण का आभास हुआ। यह विस्फोट बहुत नजदीक था और कारा का अवरोध ही वो था जिसने दोनों पत्थर की दीवारों के ध्वस्त हो जाने के बाद उनकी रक्षा की। इस बार वे हवा में खून के बादल और भूतिया धुंध देख सकते थे, फिर ऊर्जा में बदलाव देख सकते थे, क्योंकि लड़ाके एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्जनों किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे। सम्राट ने हैंड को पकड़ लिया। रेमी ने अनुमान लगाया। ऐसा लगा कि यह उनकी ऊर्जा है, लेकिन सवाल यह था कि कोई इससे कैसे बच सकता है। फिर शक्ति का एहसास खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने बड़ा कदम उठाया और लड़ाई को कहीं और ले गए। सभी नागरिक भूमिगत शरण ले लें। क्षेत्र में एक जादुई आवाज गूंज उठी। इसके लिए थोड़ी देर हो गई है, वे आ चुके हैं और चले गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब अधिकांश सुअर और साइक्लोप्स मर चुके हैं, काल ने मजाक में कहा, जिससे हवा में तनाव कम होने की उम्मीद थी। क्या चला गया? युवा ट्रोल ने पूछा। सम्राट का काउंसिल वुमन लीफा से मतभेद है, या कम से कम ऐसा ही लगता है, काल ने कहा। इससे कुछ कैसे स्पष्ट होता है? ओफेलिया ने पूछा, और काल को एहसास हुआ कि ओरेकल ने किसी और को कुछ भी नहीं समझाया था। काउंसिल वुमन लीफा टोटेम रैंक तक पहुंच गई है और वो कुछ हद तक स्वतंत्र स्वभाव की है। मेरे पास कोई वास्तविक विवरण नहीं है, लेकिन जब वो हमारे स्थान से चली गई तो यह माना गया कि वो छुट्टी पर विदेश जाने की योजना बना रही थी। ऐसा लगता है कि यह अनाधिकृत छुट्टी है। उम्मीद है कि यह मामला हाथ से बाहर नहीं निकलेगा। ऊपर हॉक ने चेतावनी देते हुए अपने स्थान पर छिप गया। सभी बाधाएं खड़ी कर दी गई हैं। थोर, हम अपने छोटों की सुरक्षा के लिए आप पर भरोसा कर रहे हैं। हॉक ने राय की पत्थर की दीवार को घोस्ट फायर बॉडी से लेपित किया, जबकि काल ने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपनी दीवार पर फ्लेमिंग बॉडी का इस्तेमाल किया। फिर कैरा ने अपनी सारी ऊर्जा नलिफाई में लगा दी ताकि उन पर आने वाली कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाए। कुछ हजार मीटर की ऊंचाई से हुआ विस्फोट बहुत जबरदस्त था। काल को लगा कि सारी बाधाएं टूट गई हैं, जबकि उसके पूरे समूह ने उनमें अपना सब कुछ झोंक दिया था। तभी एक विशालकाय ट्रोल जमीन पर गिरा, जिसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी और हाथ में एक शाखा थी। कुतिया, अब मैं तुम्हें पकड़ चुका हूं। वह गुर्राया, जैसे ही जादुई जंजीरें हैंड के चारों ओर लपेटने लगी। लीफा का चेहरा काल की ओर मुड़ा, और उसने शपथ ली कि उसने उसे देखकर आंख मारी होगी, इससे पहले कि वह बैंगनी जादुई जंजीरों में बंध जाए और उसकी आभा गिरने लगे, वह अधिपति पद पर वापस आ जाए। आइटम प्राप्त: चैंपियंस की तलवार। आर्टिफैक्ट ग्रेड आइटम। ब्लेड बहुत सुंदर था, हल्के माइथ्रिल नीले रंग की चमक के साथ, तथा रूनों से ढका हुआ था, जिससे शक्ति का रिसाव हो रहा था, लेकिन ये खोखला लग रहा था, तथा इसमें से आत्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। लीफा ने सम्राट से बचने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, लेकिन वह भागने में सफल नहीं हो पाई थी, और जब उसकी आभा अधिपति पद पर वापस आ गई,
तो सम्राट को विश्वास हो गया कि अब वह उसके लिए कोई खतरा नहीं रहेगी। हैंट को इसकी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसने उसे वापस उसके पैरों पर खड़ा कर दिया था, जबकि वह घास पर बैठकर अपनी सांसें थाम रहा था और अपने शरीर के लुप्त हो चुके हिस्सों को पुनः विकसित कर रहा था। ओह, ये व्यापारी काल और उसके मौज मस्ती करने वालों का समूह है। आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। उसने उनका अभिवादन किया। आपको भी देखकर खुशी हुई, काउंसिल वुमन। क्या आप दोनों को उपचार की आवश्यकता है? हमारे पादरियों को ठीक होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम मदद कर सकते हैं। उसने हाथ हिलाकर टाल दिया। तब तक हम ठीक हो जाएंगे। क्या तुमने हाल ही में ओरेकल को देखा था? वह उसी खेत पर है जहां हम पहले थे। लीफा ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। वह कहाँ था? काल ने सही दिशा में इशारा किया। उस तरफ लगभग आधे घंटे की जॉगिंग है। आप उन्हें आसानी से आत्मा की दृष्टि से पा लेंगे, उनके साथ कई रॉयल रैंक मिनोटोर हैं। तुम्हें आत्मा दर्शन के बारे में पता है। इससे जीवन आसान हो जाता है। हमें एक दिन उससे मिलने के लिए समय निकालना चाहिए। सम्राट काल को घूर रहा था, जो हैंट के अजीब व्यवहार से चकित था। वह उसे याद तो करती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसकी अल्पकालिक याददाश्त खो गई थी, या शायद वह जादू के प्रभाव में आकर खत्म हो गई थी। जरूर, मुझे यकीन है कि आपके पास बताने के लिए ज्ञान का खजाना है। काल ने सहजता से सहमति जताई। वह इस देश की नेताओं में से एक थी, और जबकि कुछ ही मिनट पहले वह सम्राट के साथ खुलेआम लड़ रही थी, कोई भी देख सकता था कि उन्होंने अपना मामला सुलझा लिया है। सम्राट बच्चों से भरी कपड़े की गाड़ी को देखता रहा। क्या स्थानांतरण के पीछे कोई विशेष कारण है? उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा। हाल ही में हुई घटनाओं से हुए नुकसान ने उन्हें बेघर कर दिया है। हम उन्हें ऐसे समूह में ले जाने वाले थे जो उनकी रक्षा कर सके। काल ने सहजता से कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। अब ये बहुत दूर हो सकता है क्योंकि 2 टोटेम रैंक राक्षसों ने ग्रामीण इलाकों के आधे हिस्से को समतल कर दिया था। लेकिन अंततः वे सभी को छोड़ने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लेंगे। मैं उन्हें अपने साथ ले आऊंगा। एक बार जब हम ओरेकल को पुनः प्राप्त कर लेंगे तो मैं सभी को किले में ले आऊंगा। सम्राट ने जोर दिया। वे उस स्थान पर ठीक हो सकते हैं जहां ओरेकल इंतजार कर रहा है। वहां के रक्षक जो कुछ बचा है उससे निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। सम्राट ने सिर हिलाया। अगर वे इतने मजबूत हैं कि सेना द्वारा बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के क्षेत्र को खाली करने तक डटे रह सकते हैं, तो मुझे उन पर भरोसा करके कुछ और लोगों को खिलाने का मौका मिल सकता है। काल मुस्कुराया। हमने 100 से ज्यादा सुअरों को कसाई के लिए साफ करके और तैयार करके छोड़ दिया है। वे पूरे दिन इसी काम में लगे रहेंगे, और फिर नमक डालकर और धुएं में कई घंटे तक रहेंगे। जो खेत हम बचा सकते हैं, वे ज्यादा पूरक चारा नहीं होंगे, लेकिन उनके आने के बाद से अब तक कोई हताहत नहीं हुआ है। सम्राट चौंक गया। आप और स्थानीय किसानों ने एक भी हताहत हुए बिना एक भी स्थान पर कब्जा कर लिया। कितने लोग हैं वहां? काल ने जल्दी से मन ही मन हिसाब लगाया। पहले हमले के बाद सुबह जब रॉयल रैंक के किसानों ने अपने पड़ोसियों को बुलाया, तो पता चला कि लगभग 20 असली लड़ाके थे, साथ ही बच्चे और कुछ अपंग भी थे, जिन्हें हमारे पादरी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए थे। मुझे नहीं पता कि आपके इलाके में कोई पादरी है या नहीं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे ड्रैगन पादरी को उनके पास भेज सकें, तो इससे उनकी ज्यादातर समस्याएं हल हो जाएंगी। इन लोगों ने हमारे समूह के साथ रहने की शपथ ली है, और मैं मानता हूं कि आप भी इसी तरह की शपथ के अधीन हैं। काल ने सिर हिलाया। हाँ, अपने किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा या उनके बिना नहीं जाऊंगा। सम्राट ने सिर हिलाया, फिर गाड़ी की ओर मुड़ा, जहां टेसा थोर को होने से मुक्त करने का काम कर रही थी। ये सब रॉयल रैंक स्पाइडर सिल्क था, इसलिए वह बिना किसी कौशल का उपयोग किए इसे काट नहीं सकती थी। सम्राट ने विनम्रता से सिर हिलाया, क्योंकि टेसा ने हिचकिचाते हुए थोर को गाड़ी से दूर जाने के लिए कहा। उसे अभी अभी गाड़ी मिली थी, और वह अपनी नई गाड़ी को जाने देने के लिए अनिच्छुक था, खासकर तब जब वह छोटे जीवों से भरी हुई थी जो रुकने पर उसके तराजू को रगड़ सकते थे। लीफा, चलो, अपने नए दोस्तों को अलविदा कहो। सम्राट ने मांग की, जब वह हैंड से बात करने के लिए अपनी सीमा रेखा पर क्रोधित अवस्था में लौट आया। लीफा ने सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन जब तक वह काल के पास से नहीं गुजरी, तब तक उसने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि मुझे एक दिन फिर से तुमसे मिलना चाहिए। मैं तुमसे तब मिलूंगी जब मुझे याद आएगा कि क्यों। उसने फुसफुसाते हुए कहा, इतनी धीमी आवाज में कि उसकी संवेदनशील सुनने की शक्ति भी उसे सुन नहीं पाई। फिर वह चली गई, एक पोर्टल से होते हुए उस खेत तक पहुंच गई जहां काल आज सुबह गया था। उसे एहसास नहीं हुआ था कि वह गायब होने के बजाय सिर्फ एक पोर्टल खोल सकती है।
यह एक बहुत बड़ी कुशलता थी, और यह एक चमत्कार था कि सम्राट उसे पहले ही पकड़ पाने में कामयाब हो गया। लेकिन शायद इसमें कुछ सीमाएं थीं, या वह उनके बंधन को तोड़ने के बाद ऐसा नहीं कर सकती थी। सम्राट ने वैगन के लिए खींचने वाले हॉनेस को पकड़ लिया और बिना पीछे देखे उसका पीछा किया, जिससे काल और उसकी टीम विनाश के क्षेत्र के बीच में अकेली रह गई। वहां कोई भी संरचना अक्षुण्ण नहीं थी, यहां तक कि छोटा पत्थर का शेड भी टोटेम की लड़ाई में अक्षुण्ण नहीं बचा था। डाना ने आसमान में ऊपर चढ़ने के लिए अपनी मूवमेंट स्किल को सक्रिय किया, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ी। सिर्फ आधे मिनट के बाद वह जमीन पर लौटी और अपना सिर हिलाया। अगर हमारे आसपास कोई और जीवित बचा था, तो अब वह नहीं बचा है। सब कुछ खत्म हो गया है। हमलावर इमारतें, फसलें, जमीन के ऊपर बचे हुए लोग, सब कुछ, उसने समझाया। मुझे लगता है कि हर किसी को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। युद्ध के दौरान उससे बात करते समय मुझे पता चला कि मिस लीफा एक जादू के जरिए सम्राट से बंधी हुई है, लेकिन जब वह टोटेम रैंक तक पहुंची, तो वह बंधन से बच निकली और भाग गई। हमने अभी जो देखा वह ये था कि उसने उसे फिर से पकड़ लिया। उस क्षमता की बैंगनी जंजीरों को उसकी कुछ यादों को बंद करके उसकी शक्तियों को नियंत्रित करना चाहिए। तो मूल रूप से वह किले से निकलने के बाद सब कुछ भूल गई। अगर हम फिर से उससे मिलते हैं, तो शायद उसे हमारे साथ खेत में लड़ाई याद न हो। हालांकि वह अब वहां है, और कोई ऐसा कुछ कह सकता है जो उसे याद दिलाने में मदद करे, काल ने समझाया। तो क्या वह अपनी इच्छा से परिषद का हिस्सा नहीं है? टेसा ने पूछा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। ऐसा लगता है कि वह परिषद में अपना समय आनंद पूर्वक बिता रही है, लेकिन वह निश्चित रूप से सम्राट के साथ अपने बंधन को तोड़ना चाहती है और महाद्वीप से भाग जाना चाहती है। आगे क्या? क्या जीवित बचे लोगों के अलावा भी कोई और कारण था जिसके कारण हम इस ओर जा रहे थे? डाना ने पूछा। स्पेलेब्लेड्स हमारे उत्तर पूर्व में है। मैं हमें सबसे आसान रास्ते से वहां ले जा रहा था। एक बार जब हम उनके साथ फिर से जुड़ जाते हैं, तो हम देश से बाहर निकल सकते हैं। हमारे पास उन्हें देने के लिए और भी जानकारी है, और उनके पास उस जानकारी को प्रभारी लोगों तक वापस पहुंचाने का कोई तरीका होना चाहिए। टेसा ने चारों ओर स्थिति को देखा, फिर आह भरी और थोर के सिर को सहलाया। अच्छी बात यह है कि भले ही हमने अनाथों को बिना किसी धन्यवाद के सौंप दिया, लेकिन अब हम फिर से अच्छी गति से आगे बढ़ सकते हैं। काल मुस्कुराया, और रे ने गोलेम की एक जोड़ी को बुलाया। हाँ, अब हम स्टाइल में सवारी कर सकते हैं। ओफेलिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिना काठी के सवारी कर सकती हो? काल ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है। गोलेम बहुत आसानी से चलते हैं। लेकिन क्या अंगरक्षक थोर के साथ रह सकते हैं? नागा योद्धाओं ने उसे अंगूठा दिखाया, जबकि लामिया जोड़ी ने सिर हिलाया। उन्हें गोलेम या राय को सीधी रेखा में पकड़ने में संघर्ष करना पड़ सकता था, लेकिन वे बहुत तेज थे, और थोर केवल एक आकस्मिक जॉगन पर था जिसे वह पूरे दिन जारी रख सकता था। काल ने गोलेम पर सवार होकर पॉइंट पोजीशन ली, जबकि हॉक ऊपर की ओर उड़ता हुआ जीवित खतरों के लिए क्षेत्र की खोज कर रहा था। क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए उनके द्वारा चुने गए मार्ग में कुछ भी नहीं था, क्योंकि पिछला हमला लगभग ऊपर से ही हुआ था, और इससे जायंट बोर्स को ज्यादा मौका नहीं मिला। यदि वहां कोई जीवित था और भूमिगत छिपा हुआ था, तो हॉक ने उसे नजरअंदाज करने का दृढ़ निश्चय किया था, ताकि वे आज वास्तव में प्रगति कर सकें, न कि केवल बच्चों को पालने और गाड़ियां बनाने तक ही सीमित रहें। इनमें से किसी भी गतिविधि में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक बार जब उन्हें दाना जादूगरों का समूह मिल गया, तो उन्हें निश्चित रूप से कार्रवाई मिल गई। हर बार जब वह उनसे पहले मिला था, तो किसी न किसी तरह की लड़ाई हुई थी, और उनमें से ज्यादातर नई प्रजातियों के साथ थे। यह उनके दिलचस्प स्वभाव का एक अच्छा संकेत होना चाहिए था। इसलिए वह विनाश के किनारे पर उड़ गया और जीवित बचे साइक्लोप्स और सुअरों की टीमों की तलाश की। जब बाकी टीम वहां पहुंची तो डेड मर चुका था, और वे सिर्फ इसलिए नहीं रुके क्योंकि हॉक ने उनमें से कुछ को मार दिया था। काल उसकी साजिश सुन सकता था, लेकिन यह उससे बहुत अलग नहीं था जो उसने वैसे भी आदेश दिया होता। सामान्य जॉगन गति से भी उन्हें प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक मौका था कि कुछ आक्रमणकारी तितर बितर हो गए थे, लेकिन कुछ समूह कोई बड़ी समस्या नहीं होंगे, भले ही हॉक उन्हें पहले न ढूंढे। डाना जादूगर फिर से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज वे धीमे हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ हुआ है। हॉक ने अपडेट किया। क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या है? मुझे लगता है कि उनके सदस्य घायल हो गए हैं। उनके पास अब छिपने का मंत्र नहीं है, और उनमें से कुछ को लोगों के बीच कपड़े पर ले जाया जा रहा है। वे कितनी दूर हैं? थोर भागे तो करीब 1 घंटा। हॉक ने अंदाजा लगाया।
क्या तुम इसके लिए तैयार हो, दोस्त? काल ने थोर से पूछा, जो जवाब देने के बजाय भागने लगा। शेरों की लहराती चाल के कारण यात्री अपनी जान बचाने के लिए उसमें सवार हो गए। लेकिन इसकी काठी इसके लिए बनी थी, और गोलेम्स को इसके साथ बने रहने में कोई परेशानी नहीं हुई, जबकि उनके कई पैरों वाले शरीर ने उन्हें बहुत सहज सवारी दी। आधे घंटे के बाद थोर की सहन शक्ति कम हो रही थी, और उसकी तेज दौड़ अब दौड़ने और फिर तेज दौड़ने में बदल गई थी। लेकिन स्पेलेब्लेड कबीला अब नजर में था, और वे काल और अन्य लोगों को उतनी ही आसानी से पहचान सकते थे जितनी आसानी से उसने उन्हें पहचाना था। वे बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए हर 10 मिनट में स्काउट्स को भेज रहे थे, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उन्हें पता न हो कि काल की टीम अब तक आ रही थी। जब उन्हें पता चला कि काल उनके पास आ रहा है, तो राजकुमार कोर्बिन ने अपने कबीले को वापस आने वाले कुलीन वर्ग की ओर मोड़ दिया, तथा उन पादरियों से उपचार का वादा किया, जिनके बारे में उन्हें पता था कि वे उनके साथ हैं। जब वे मिले तो काल ने गोलेम से नीचे उतरने की जहमत नहीं उठाए, उसने केवल अन्य रॉयल रैंक एलिट को विनम्रता से सिर हिलाया और अपडेट का इंतजार किया। हम तब आश्चर्यचकित रह गए जब लड़ने वाले टोटेम की जोड़ी ऊपर दिखाई दी। हम उनकी लड़ाई के बहुत करीब थे, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि क्षेत्र में अन्य लोग भी थे। क्या आप जानते हैं कि सम्राट पर हमला करने की हिम्मत किसने की थी? इसे मिटा दो। क्या मैं तुम्हारे पादरियों से अपने लोगों को ठीक करवा सकता हूं? हमारे पास कुछ गंभीर चोटें हैं जिन्हें हमारी औषधियां संभाल नहीं सकती। बाकी के बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। कॉबिन ने शुरू किया। बेशक, टेसा लोट्स, क्या तुम स्पेलेब्लेड्स की देखभाल करोगी? रैमी, अगर तुम चाहो तो तुम भी मदद कर सकती हो। रैमी घायलों पर परीक्षण करने के लिए औषधियों से भरा एक थैला लेकर बाहर आए, और टेसा ने महत्वाकांक्षी कीमियागर पर हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। भले ही उसने उन्हें खराब मिश्रण से जहर दिया हो, फिर भी आसपास अन्य उपचारक मौजूद थे, या रैमी उन्हें ठीक करने के लिए बस एक उपचार मंत्र डाल सकती थी। अधिकांश क्षति आंतरिक थी, जो टोटेम रैंक युद्ध में हुए विस्फोटों के कारण हुई थी, तथा गहन उपचार के बिना वे बच नहीं सकते थे। अधिकांश उपचार औषधियों के लिए इस तरह का उपचार आसान नहीं था, और यह एक कारण था कि डॉक्टरों ने मूल रूप से रैमी को सुझाव दिया था कि वह हीलिंग स्प्लैश को एक इंजेक्शन योग्य उपचार मंत्र के रूप में उपयोग करने पर काम करे। एक नियमित उपचार मंत्र त्वचा से अंदर की ओर काम करता है। एक औषधि पेट से बाहर की ओर काम करती है और असर करने में थोड़ा समय लेती है। लेकिन रक्त में इंजेक्ट किए जाने पर उपचार मंत्र बहुत अधिक समान रूप से फैलता है। यही वह था जो उसने सबसे पहले कोशिश की, सबसे गंभीर रूप से घायल आरोही रैंक स्पेलेब्लेड में से एक के साथ। रैमी घायल व्यक्ति के ऊपर झुकी हुई थी जैसे कि उनके दिल की धड़कन सुन रही हो। फिर उसने पीड़ित की बांह को धीरे से काटा और हीलिंग स्प्लैश का इंजेक्शन लगाया। फिर उसने उसे एक नीली औषधि पिलाई और उसका प्रभाव देखने के लिए उसके ऊपर मंडराने लगी, अपने लंबे निचले शरीर को आधार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वह उसके इतने करीब रह सके कि सभी सूक्ष्म परिवर्तनों को देख सके। यह उम्मीद से बेहतर काम करता है। हमें किसी को सुइयां बनाने के लिए बुलाना चाहिए, और फिर हम लोगों को उपचार दे सकते हैं। रे ने उस प्रतिक्रिया पर हंसी जो लोगों की उस सुई के प्रति होगी जिसका आकार रैमी ने उन्हें एक पूरी औषधि के रूप में इंजेक्ट करने के लिए सोचा था। राय सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए इसे सांद्रित किया जाना चाहिए। काल सहमत हुए। यह आसानी से ठीक हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो लोगों को काटने से उपचार कितना अच्छा होता है। मैं एक और को काटने जा रहा हूं। उसका शरीर एक अन्य घायल स्पेलेब्लेड कमांडर की ओर बढ़ा, जिसकी गर्दन पर उसने पिशाच की तरह काट लिया। वह व्यक्ति डर के मारे चीख उठा, फिर उसके शरीर पर घाव और चोट के निशान, काटने के निशान से शुरू होकर धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। आप उसे ऐसा करने दे रहे हैं क्योंकि यह मजेदार है ना? हीलिंग स्प्लैश को इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, प्रिंस कॉबिन ने काल से धीरे से पूछा। ये वास्तव में इंजेक्शन लगाने पर तेजी से काम करता है, लेकिन हाँ, वह उन्हें इससे नहला सकती है, या उन्हें औषधि में मिला मंत्र खिला सकती है। स्पेलेब्लेड प्रिंस ने अपना सिर हिलाया, और काल ने देखा कि रैमी ने एक बुरी तरह से घायल लड़की को उठाया था। समूह में कोई भी इतना छोटा नहीं था। ये टैमारिंड ही थी, जो पहले जादूगरनी टोरी थी। चूंकि वह अभी भी आरोही थी, उसने विस्फोट से भारी क्षति उठाई थी, और रैमी ने जानवर मंदिर में दिखाया था कि उसके पास छोटे लोगों को पकड़ने और स्थानांतरित करने का एक काम था। उसके ठीक हो जाने के बाद उसके साथ भागना मत। काल ने चेतावनी दी। कोई समस्या नहीं, उसे मेरे काटने से ज्यादा उपचार और औषधि की जरूरत है, इसलिए मैं उसे लोट्स के पास ले जा रहा हूं।
कार्ल और प्रिंस कॉबिन ने उन सभी बातों पर विचार किया जो उनके समूह में तब से घटित हुई थी जब वे पिछली बार मिले थे, और पाया कि स्पेलेब्लिट्ज के लिए भी कार्ल के समूह की तुलना में अधिक आसान समय नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि वे साइक्लॉप्स स्पॉन में फंस गए थे, स्पेलेब्लिट्ज को जंगल से बाहर निकलने में बहुत कठिनाई हुई थी। सबसे पहले उन्होंने अपने मार्ग पर वापस जाने का विकल्प चुना ताकि वे प्रमुख जनसंख्या केंद्रों से दूर हो सकें। लेकिन इससे वे मरे हुए लोगों के झुंड से केवल कुछ किलोमीटर दूर रह गए, इसलिए उन्हें आधी रात को शिविर बदलना पड़ा। तभी उनकी मुलाकात खानाबदोश राक्षसों के एक समूह से हुई जो अपने चरागाहों पर अतिक्रमण करने वालों से खुश नहीं थे। इससे एक छोटी सी लड़ाई हुई, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें पुनः अपना मार्ग बदलना पड़ा, क्योंकि हर जगह सैनिक थे जो साइक्लोप्स के प्रजनन को रोकने के लिए काम कर रहे थे, और स्पेलेब्लिट्ज स्वयं को स्थानीय बताने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे उन्हें सफाई अभियान में भर्ती होना पड़ता। इसलिए जबकि काल कई दिनों से लड़ रहा था, स्पेलेब्लिड लगातार दौड़ रहे थे और अवरोध को बनाए रखने तथा पहचान से बचने के लिए मैना खर्च कर रहे थे। राजकुमार कोर्बिन ने अपनी कहानी समाप्त की और अपनी छड़ी पर झुककर चिकित्सकों को काम करते हुए देखने लगे। अब आगे आपकी क्या योजना है? क्या आप हमारे साथ यात्रा करने जा रहे हैं, या आप अपने विकास में मदद के लिए कुछ विशेष खोज रहे हैं? उन्होंने पूछा। मुझे या तो एक पवित्र वस्तु चाहिए, या एक अद्वितीय कौशल जो थोर लाइटनिंग सेरों को बढ़ने में मदद करेगा। वह अपनी प्राकृतिक क्षमता की सीमा तक पहुंच चुका है, और उसे इस बाधा को पार करके और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए थोड़ी सी मदद की जरूरत है। इसलिए मैं सोच रहा था कि हम वापस आते समय विटन मंदिर में रुक सकते हैं। यदि महाद्वीप पर कहीं ऐसा स्थान है जो पवित्र आत्मीयता वाले किसी पशु को अपनी सीमाओं पर विजय पाने में सहायता कर सकता है, तो वह यही स्थान होना चाहिए। कॉबिन अपनी प्राकृतिक सीमाओं को पार करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता की अवधारणा को अच्छी तरह समझते थे। यह एक बेकार की बात लग सकती है, लेकिन मुझे याद है कि जब एलीट प्रोग्राम पहली बार शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि स्कूल में मेरा दूसरा साल था, न्यूबॉर्न, द डिवाइन बीस्ट्स और माउंटेन जायंट्स के बीच 3 तरफा सीमा के पास एक घटना हुई थी जिसमें एक पवित्र अवशेष शामिल था। इसकी जांच के लिए शिक्षकों का एक समूह लगभग 3 सप्ताह तक चला गया। ये घटना यहाँ से उत्तर पूर्व में डंस्टर के पास हुई थी। वैसे यहाँ से लगभग उत्तर की ओर, लेकिन वह 1000 किलोमीटर दूर जंगल है। अगर आप उस रास्ते से जाते हैं तो आप माउंटेन जायंट की सीमा का अनुसरण करते हुए चिप्टनरिज झील तक जा सकते हैं। ये सुरक्षित मार्ग से बहुत दूर है, और यह आपको न्यूबॉर्न और माउंटेन जायंट्स के बीच की अग्रिम पंक्तियों से कुछ किलोमीटर के भीतर रखेगा, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली माना जाता था। काल ने नक्शा देखा और आह भरी। इस क्षेत्र में 4 राष्ट्र थे जो इसके 100 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र पर दावा कर रहे थे, और चारों राष्ट्र एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। यह अवसर जितना भी अच्छा लगे, शायद इस समय उस स्थान के आसपास भी न जाना ही समझदारी होगी। दिग्गजों के आक्रामक होने और इस तथ्य के साथ कि उनके पास जल्द ही बेहतर हथियार होने वाले हैं, चीजें मुश्किल होने वाली हैं। राजकुमार कोर्बिन ने इस अनुस्मारक पर नाराजगी जताई। ये दूसरी बात है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी राक्षस में इतनी स्पष्टता हो कि वह किसी से बात कर सके। युद्ध की रणनीति बनाने और व्यापार कौशल याद रखने की तो बात ही दूर की है। यहाँ तक कि जिन प्रजातियों में सभ्यता का कुछ स्तर होना चाहिए, वे भी जब जन्म लेती हैं तो कुछ भी निर्माण करने का प्रयास नहीं करती, वे विसंगति से केवल पागल हो जाती हैं। लेकिन किसी तरह वह साइक्लोप्स पागल नहीं था। इतना ही नहीं, माउंटेन जायंट्स को पता था कि वह पागल नहीं था, और वे उसके लिए आए। मुझे ऐसा लगता है कि साइक्लोप्स फौज मास्टर्स को टाइटन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है जो उनकी रक्षा कर रहा है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो उनके दिमाग को एनोमली से बचाने के लिए समझ में आती है। काल ने आह भरी। और अगर टाइटन देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो वे जायंट्स की युद्ध में सहायता करने के लिए भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस तरह के लाभ के साथ जायंट्स फिर से उठ खड़े हो सकते हैं, और उन राष्ट्रों में नहीं रह सकते जिन्हें उन्होंने स्थापित किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें कुछ मिला। ऑक्स ने बताया कि वे मूल ड्रैगन स्केल के टुकड़ों की तलाश कर रहे हैं। माना जाता है कि इसे इस महाद्वीप पर उस डेमिगॉड के साथ दफनाया गया था जिसने इससे ले लिया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। यही कारण है कि ऑक्स खानाबदोश हैं। वे वास्तव में प्राचीन कब्र के संकेतों के लिए महाद्वीप की खोज के लिए एक ग्रिड पैटर्न पर काम कर रहे हैं। राजकुमार कॉबिन का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वे क्या ढूंढ रहे हैं। यह कोई कब्र नहीं है, बल्कि एक स्थिर विसंगति है। ये बीस्टकिन राष्ट्र के दक्षिणी छोर पर है, जंगल के भीतर, और उनके प्राचीन चरण पिरामिड मंदिरों में से एक के भीतर छिपा हुआ है।
कुछ वर्ष पहले एक मिशन के दौरान मुझे ये बात पता चली और मैंने इसकी रिपोर्ट भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मेरे पीछे आने वाली टीमों के अनुसार मंदिर में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से एक टाइटन की कब्र देखी और एक डेमिगॉड की शक्ति को महसूस किया। दुर्भाग्य से मैं अंदर नहीं जा सका। विसंगति वहां थी, मुझे पता था कि यह थी, लेकिन जब मैंने अंदर जाने की कोशिश की तो मैं बस एक मृगतृष्णा की तरह पोर्टल से गुजर गया। ये हमारे मार्ग से ज्यादा दूर नहीं है, हम वापस आते समय पुनः वहां रुक सकते हैं और विसंगति को देखने का प्रयास कर सकते हैं कि वहां क्या हो सकता है। काल मुस्कुराया। आप इस विचार के प्रति उत्साहित नहीं दिखते। कोर्बिन ने अपना सिर हिलाया। क्या आप इतने उत्सुक होते अगर आपको पता होता कि एक देवता अपने मकबरे पर किस तरह के जाल बिछा सकता है? काल की मुस्कान फीकी पड़ गई। आपने एक बेहतरीन बात कही है। अगर हम इसे ढूंढ भी लें तो भी इसमें मौजूद किसी भी खजाने तक पहुंचना एक अलग बात है। हालांकि अगर हम कम से कम ये साबित कर सके कि विसंगति वहां थी और स्थिर थी, तो हम इसके अस्तित्व के बारे में रिपोर्ट कर पाएंगे। इससे हमें कुछ पुरस्कार मिलेंगे और शायद ब्लू ड्रैगन पादरियों की एक टीम भी वहां भेजी जाएगी जो उस सुविधा की जांच करेगी। अगर कोई अंदर जाने का रास्ता खोज सकता है तो वह ज्ञान के देवता के पादरियों का रास्ता होगा। तो क्या यही हमारा मार्ग है? हम सड़कों और कस्बों से बचते हुए पूर्व की ओर बढ़ेंगे ताकि बीस्टेकिन क्षेत्रों में जा सकें। यदि हम स्किपल के दक्षिण से गुजरते हैं तो हमें मैदानों के बीच से होते हुए सीधे जंगल में जाना चाहिए जब तक कि हम सीमा के पास न पहुंच जाएं। जब तक हम नदी तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये धीमी गति से चलेगा और वहां से मंदिर को ढूंढना काफी आसान है। जब इसे बनाया गया था तब वे इसे छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ इतना था कि उन्होंने इसे इतने लंबे समय पहले बनाया था कि इसके आसपास की हर चीज बदल गई। कॉबिन ने समझाया। मैं दूसरों से बात करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी। हम नदी के किनारे झील तक वापस जा सकते हैं ताकि हम जंगल में खो जाने का जोखिम न उठाएं। मुझे नहीं पता कि यह कितना तेज होगा, लेकिन कम से कम हमें पता होगा कि हम कहां जा रहे हैं। काल ने सहमति जताई। ठीक है, जैसे ही मेरे लोग स्वस्थ हो जाएंगे और उन्हें खाना मिल जाएगा, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। न्यूबॉर्न साम्राज्य की सीमाओं से बाहर निकलने में अभी भी काफी समय है, और मुझे लगता है कि सम्राट नहीं चाहते कि आप जरूरत से ज्यादा रुकें। ये कहना शायद कम होगा, खासकर अब जबकि उसे शक है कि लीफा के बंधन तोड़ने में काल का हाथ है। अगर हम उसे फिर से देखते हैं तो मैं उस जादू को पूरी तरह से रद्द कर दूंगी। कैरा ने सहमति जताई। घावों को ठीक होने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि कोई अंग या अवयव गायब नहीं था। विस्फोट से भारी आंतरिक क्षति हुई, लेकिन पादरी के लिए ये क्षति ठीक करने के लिए सबसे आसान तरीकों में से एक था। साधारण कटों के ठीक बाद, यहां तक कि टूटी हुई हड्डियों को भी ठीक करना नर्म ऊतकों की क्षति से ज्यादा मुश्किल था। टेसा और लोट्स ने पहले ही सभी को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था, हालांकि कुछ लोग अभी भी कमजोर और थके हुए थे, क्योंकि उपचार में अपनी कुछ ऊर्जा का उपयोग किया गया था। वे खतरे से बचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, इसलिए उनके पास ज्यादा समय नहीं था, और अब जब वे ठीक हो रहे थे तो उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने से पहले एक उचित भोजन और थोड़ी सी झपकी की आवश्यकता थी। वो प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, और जबकि यह एक साधारण भोजन था जिसमें खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं थी, ऊर्जा तो ऊर्जा ही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब तक स्पेलब्लेड्स के लिए कुशलतापूर्वक यात्रा करना संभव न हो जाए, तब तक यहां से जितना संभव हो सके उतना दूर जाना था। वे घटनास्थल की सीमाओं से अपनी दूरी बढ़ाने के लिए उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे, और फिर वे बीस्टकिन नेशन की सीमा की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। इसमें उन्हें लगभग एक सप्ताह लग जाता, और जंगल में प्रवेश करने से पहले उन्हें खुले घास के मैदानों से दलदली भूमि के एक बड़े हिस्से को पार करना पड़ता। यह उनकी प्रगति को इस तथ्य से भी अधिक धीमा करने वाला था कि स्पेलब्लेडों के पास अलौकिक शक्ति नहीं थी, इसलिए जादुई सहायता के साथ भी उनकी यात्रा की गति औसत दर्जे की थी। ओफेलिया, वेबियर रूप पर निर्भर रहते हुए, एक दिन में जितनी दूरी तय कर सकती थी, उससे अधिक दूरी तय कर सकती थी। सभी लोग खाना खत्म कर लें और फिर थोड़ा आराम करें। आपके पास 1 घंटा है, और फिर हम फिर से निकल जाएंगे। कॉर्बिन ने अपनी टीम को चेतावनी दी। हॉक कैंप के बगल में उतरा और भूनने के लिए सुअर के टुकड़े ले आया। केवल थोर को हैम का एक टुकड़ा पसंद नहीं आया, और उसके पास इतना कुछ होने के कारण हॉक नॉट डाना मैजिस के साथ उसे साझा करने के लिए भी तैयार था। ये तथ्य कि यह गेंद उसके भंडार से नहीं बल्कि उसके क्षेत्र से ताज़ा आई थी, अधिकतर अप्रासंगिक थी। इतने सारे अतिरिक्त लोगों को खिलाने के बावजूद एक पूरा सुअर बहुत ज्यादा भोजन था, लेकिन कॉर्बिन के अनुसार उनके पास केवल 1 घंटा था।
इसलिए उन्होंने बेहतरीन कट चुनना शुरू कर दिया और उन्हें दोपहर के भोजन के लिए भूनने की तैयारी शुरू कर दी। हम इस अतिरिक्त चीज का क्या करेंगे? आपके विपरीत, हम इसे अनिश्चित काल तक कच्चे रूप में संग्रहित नहीं कर सकते, कॉर्बिन ने आह भरी। या तो इसे यहीं छोड़ दो या किसी किसान के पास ले जाओ। जितना हम जल्दी से पका सके उतना ले लो, और मैं हॉक से बाकी को किसानों के एक समूह के लिए छोड़ दूंगा। घटना के बाहर रहने वालों के पास अभी भी मांस की कमी होगी। हॉक मन ही मन इस विचार पर हंस पड़ा। किसी के बरामदे पर आधा सुअर फेंकना बहुत मजेदार लग रहा था। स्पेलब्लेड्स ने 5 मीटर लंबी आग जलाई और फिर मांस की पट्टियों को अपने टेंट के लिए बनाए गए एक विस्तार योग्य डंडे पर व्यवस्थित किया। ऊपर से लपेटी गई पतली पट्टियां जल्दी पक गईं और उन्हें पलटना भी आसान था। फिर उन्हें बस डंडे को ठंडा करना था और पकने के बाद उसे साफ करना था। अगर उनके पास ज्यादा समय होता तो वे इसी तरह धूम्रपान और ड्राई जर्की करते, लेकिन कोई भी खतरनाक स्थिति के बहुत नजदीक नहीं रहना चाहता था। भोजन समाप्त होने के बाद जादूगर थोड़ी देर के लिए झपकी लेने के लिए लेट गए और हॉक सुअर के बचे हुए हिस्से को लेकर उसे दान करने के लिए उपयुक्त लक्ष्य की तलाश में निकल पड़ा। वो बादलों में ऊंची उड़ान भर रहा था, क्योंकि एक पूर्ण विकसित रॉक या फीनिक्स के पंखों के फैलाव वाले ज्वलंत नीले पक्षी राक्षस की उपस्थिति से स्थानीय लोग घबरा गए थे। पहले तो उसे कोई अच्छा लक्ष्य नहीं दिख रहा था, लेकिन करीब 10 किलोमीटर उत्तर में एक छोटा लड़का आंगन में घुटनों के बल बैठा था और प्रार्थना में हाथ जोड़े हुए था और उसका सिर आसमान की ओर था। वो उसे सुन नहीं पा रहा था, लेकिन वो उसके होठों को दांतों से भी अच्छी तरह पढ़ सकता था। हे भगवान, मेरे परिवार को माफ कर दो और इस अकाल को खत्म करो। हमें सर्दी के मौसम में गुजारने के लिए भोजन दो और मेरी बहन को स्कूल भेजने के लिए अच्छी फसल दो। लड़का आसमान से विनती कर रहा था। जैसे ही हॉक ने अपने पंजे छोड़े, सुअर के अवशेष एक तीव्र मोड़ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से फार्म हाउस की ओर तेजी से भागे और ट्रॉलिश बच्चे के सामने खेत में मकई के पौधों के उभरते डंठलों में जा गिरे। जब जानवर उसके सिर के ऊपर से उड़ गया तो लड़का सदमे में स्तब्ध रह गया। फिर जब जानवर बाढ़ के दूसरी ओर जमीन पर गिरा तो वह खुशी से चिल्लाने लगा और अपने माता पिता को बाहर आने के लिए कहने लगा। हॉक काल के मन में बेकाबू होकर हंस रहा था, क्योंकि किसान ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि स्वर्ग से उपहार के रूप में एक विशालकाय सुअर क्यों होगा, जिसके पेट पहले से ही कटे हुए थे और जिसके सबसे अच्छे टुकड़े निकाल दिए गए थे। यह आकाश से आया था, उन्होंने इतना कुछ देखा था, लेकिन खास तौर पर यह सुअर ही क्यों? क्या उन्होंने इतना ताज़ा मांस उपहार में पाने के लिए कुछ सही किया था, या क्या उन्होंने देवताओं को नाराज करने और उन्हें सबसे अच्छे टुकड़े पहले निकालने के लिए मजबूर करने के लिए कुछ किया था? क्या यह उतना ही अच्छा था जितना आपने उम्मीद की थी? काल ने खुश पक्षी से पूछा। ये सब और भी बहुत कुछ। आपको उनके चेहरों पर भाव देखना चाहिए। वे कितने भ्रमित हैं। हॉक ने सहमति जताई। तुम फिर से ऐसा करने जा रहे हो, है ना? जैसे ही मुझे दूसरा सुअर मिल जाए, बंदरों को फेंकना भूल जाओ। लोगों पर खाना फेंकना ज्यादा मजेदार है। मैंने एक किताब में देखा था कि इंसान इसे सजा के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन ट्रोल बहुत खुश है। रेमी ने हंसते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने उन पर खाना फेंका था और उन्हें मारा नहीं था। सजा ये थी कि उन्हें खाने से चेहरे पर मारा जाए और वे भाग न सके। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे कि बाड़े काम करते थे, लेकिन वे पूरी तरह से गलत भी नहीं थे। जब तक आप मजे कर रहे हैं और किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, बस ये सुनिश्चित करें कि आप किसी के यार्ड में एक जीवित सुअर न गिराएं। हो सकता है कि वे लड़ाई के लिए तैयार न हो, काल ने चेतावनी दी। समझ गया। केवल मृत भोजन। एक बार जब सभी लोग आराम कर चुके और तैयार हो गए, तो समूह ने फिर से चलना शुरू कर दिया, काल की इच्छा से धीमी गति से, लेकिन हमले के क्षेत्र से बाहर उत्तर पूर्व की ओर लगातार बढ़ते हुए। जल्द ही वे क्लिफनल से पूर्व की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को पार करने वाले थे, जहां वे मूल रूप से अपना माल बेचने का इरादा रखते थे। लेकिन वे अभी उस सड़क पर पूर्व की ओर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो सड़क दक्षिण पूर्व की ओर उस क्षेत्र में जाती थी जो साइक्लॉप्स स्पॉन से प्रभावित थी। उम्मीद है कि पिछले कुछ दिनों में उस रास्ते से बहुत अधिक व्यापारी नहीं गए होंगे, लेकिन काल को यकीन था कि कम से कम कुछ दुर्भाग्यपूर्ण समूह खतरे में चले गए थे। इस बात से अनजान की शहर छोड़ने के बाद से कुछ भी बदल गया था। रात के लिए ये सड़क एक अच्छी जगह होनी चाहिए। हम वैगन की कमी के बावजूद फिर से असली व्यापारी होने का दिखावा कर सकते हैं। क्यों ना हम शाम को वहां रुकें, और फिर अगर कोई और घटना होती है तो हम लड़ाई के लिए और अधिक सहयोगी इकट्ठा कर सकते हैं, जिन्हें हम नियमित व्यवसाय की आड़ में सुबह छोड़ सकते हैं, काल ने सुझाव दिया। प्रिंस कॉर्बिन ने एक पल के लिए इस पर विचार किया और फिर सिर हिला दिया। यह मेरे लिए कारगर है। हमारी मौजूदगी से जितना कम संदेह पैदा होगा, उतना ही बेहतर होगा। भले ही हमारे पास कोई वैगन न हो,
लेकिन रात में हमसे मिलने वाले ज्यादातर समूहों को सुबह होने तक पता नहीं चलेगा, जिस समय हम कोई बहाना बना सकते हैं। अगर कोई घटना नहीं होती है तो हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी, और अगर कोई घटना होती है तो वे हमें पाकर खुश होंगे और हमारी मंशा पर ज्यादा गहराई से विचार नहीं करेंगे। वे अंधेरा होने से 1 घंटा पहले सड़क पर पहुंच गए, जो कि यात्रा करने वाले समूह के लिए शिविर लगाने का उचित समय है। 10 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं था और उनमें से अधिकांश पहले से ही रात के लिए शिविर लगा चुके थे। हॉक ने रिपोर्ट की। ठीक है, आप नीचे आकर आराम कर सकते हैं। राय 1 या 2 घंटे में रात की निगरानी का काम संभाल लेंगे। हॉक शिविर के बाहर उतरा और फिर काल पर मुस्कुराया, क्योंकि उसने कई परिवर्तन टोकन में से एक को बाहर निकाला था जिसे राय ने किले से चुराया था। अपने प्राकृतिक रूप में वो एक विशालकाय ज्वालामय पक्षी था जिसके पंख नीले थे, लेकिन जब उसने आग को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया तो तापमान कम होने के कारण वो पुनः लाल हो गया। लेकिन जब उसने परिवर्तन मंत्र सक्रिय किया तो वह मनुष्य में नहीं बदला जैसा कि काल ने उम्मीद की थी। इसके बजाय वो पंख वाले राक्षसों में से एक दिखाई दिया। उसका सिर वैसा ही दिख रहा था, और जबकि उसका शरीर लगभग मानव जैसा था और हाथ पंख वाले थे, फिर भी उसकी पीठ पर हल्के नीले और लाल पंख थे। हाँ, अब मैं भी इंसान हूँ, हॉक चहका। फिर उसके चेहरे पर सबसे अधिक उलझन भरी झलक आ गई। जादू टूट गया है। मुझे लगता है कि तुम्हें इंसान की तरह दिखने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तुम अब भी अपने जैसी ही दिखती हो, लेकिन तुम्हारा आकार कुछ हद तक इंसान जैसा है, काल ने हंसने से बचने की कोशिश करते हुए समझाया। हॉक ने अपने प्राकृतिक रूप में वापस रूपांतरित होकर फिर इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि मनुष्य कैसे दिखते हैं। उसने बहुत से मनुष्यों को बिना कपड़ों के नहीं देखा था, लेकिन कम से कम वो पुरुष और महिला रूपों में अंतर तो समझता था। इसलिए उसने खुद को काल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वो उस रूप को बहुत अच्छी तरह से जानता था। ओह, वो संस्करण बहुत बेहतर है। तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे पंख और पंख हैं, लेकिन तुम निश्चित रूप से अब अधिक मानवीय दिखते हो। काल ने हॉक को बधाई दी क्योंकि रूपांतरण सफल रहा। उसकी त्वचा का रंग हल्का नीला था, बालों की जगह लाल पंख थे और उसकी पीठ पर बड़े पंख थे, लेकिन इसके अलावा हॉक अब मानव जैसा दिखता था। वो मुस्कुराया और काल ने देखा कि उसके पास दांत नहीं थे, बल्कि चमकदार लाल चोंच का किनारा था। इससे खाने में कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन यह एक छोटी सी बात थी। मैं अब काल हूँ, हॉक ने सहमति जताई। उनकी आवाज गहरी किंतु संगीतमय थी और कोर्बिन अपनी हंसी रोक नहीं सके। क्या ये पहली बार है जब आपने इस क्षमता का इस्तेमाल किया है? यह अविश्वसनीय है। उन्होंने गर्वित थंडरबर्ड को बधाई दी। यह एक टोकन है, देखा? मुझे ये सम्राट ट्रोल के आलीशान घर से मिला है। बेथॉक किला, काल ने समझाया। ओह, ये तो बहुमूल्य वस्तुएं हैं। उन्होंने तुम्हें इनके साथ जाने दिया? कॉर्बिन ने पूछा। हॉक और काल दोनों हंसने लगे और स्पेलब्लेड ने अपनी खुशी छिपाने की पूरी कोशिश की क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। ओह, आपने उन्हें बिना किसी को बताए उधार ले लिया। मैं समझ सकता हूं कि यह कैसा है। उन मंत्रों को आमतौर पर संपत्ति से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। हमारे पास स्पेलब्लेड संप्रदाय में भी कुछ है, ताकि गैर मानव आगंतुक ऐसे रूप धारण कर सकें जो हमारी समझ में आने वाली भाषा बोल सकें। काल ने सिर हिलाया। इस बारे में बात करते हुए, क्या आपने गौर किया है कि आप ट्रोल और ऑक को दूसरों की तुलना में ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं? मैंने दूसरे दिन देखा कि सिस्टम मेरे दिमाग में ऑकिश और ट्रोल को कॉमन में अनुवाद कर रहा था। पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गार्ड जांच करने आए तो मुझे लड़ाई रोकनी पड़ी क्योंकि दानव ऑर्किश भाषा नहीं बोल सकते थे। राजकुमार कॉर्बिन सदमे में जम गए। तुम एबिस बोलते हो? क्षमा, कॉर्बिन ने एक अस्पष्ट इशारा किया, जिससे संकेत मिलता है कि वह यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था कि समस्या को कैसे समझाया जाए। न्यूबॉर्न साम्राज्य के राक्षसी रक्षक एबिस बोलते हैं, कॉमन नहीं। ऑक्स ऑकिश बोलते हैं, ट्रोल्स ट्रोलिश बोलते हैं, और वे केवल मनुष्यों के लाभ के लिए कॉमन में स्विच करते हैं, या जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं जो अन्य भाषाओं में से कोई भी नहीं बोलता है। अधिकांशतः सभी लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन वे अन्य सभी भाषाओं को भी सीखते हैं ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें। काल ने दूसरों को अपने पास आने का इशारा किया। क्या हमारे आने के बाद आपको लोगों को समझने में कोई परेशानी हुई? दाना ने कंधे उचका दिए। राक्षसों और सेटर्स का उच्चारण क्रूर है जिसे समझना मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा वास्तव में ऐसा नहीं है। बाकी सभी लोग बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, सिवाय सर्पों के। कॉर्बिन ने अपनी जेब से हाथ डाला और एक पाइप निकाला जिसे उसने अपनी उंगली के सिरे से अग्नि मंत्र से जलाया था। तो सिस्टम सरपंच का अनुवाद नहीं करता है,
लेकिन यह आप सभी के लिए बाकी का अनुवाद कर रहा है। क्या बाकी लोगों को भारी उच्चारण या अपरिचित शब्द सुनाई देते हैं? उसने धूम्रपान करते हुए पूछा। ओफेलिया ने सिर हिलाया। ट्रोल्स और ऑक्स को समझना आसान है, और सैटर्स और मिनोटॉर्स को भी, लेकिन मुझे डेमन्स के उच्चारण को समझने में बहुत परेशानी होती है। वे भारी भरकम स्लैंग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कुछ घर के पहाड़ी गांव के किसानों की तरह। लोट्स उलझन में दिख रहा था। राक्षस अजीब लग रहे हैं। मुझे लगा कि ऑक्स सभी नशे में लग रहे थे। कमांडर रैंक के स्पेलब्लेड्स में से एक ने हंसना शुरू कर दिया। ये सोचकर कि मैंने एक पूरा साल नई भाषाएं सीखने में लगा दिया, जबकि तुम पांचों को यह भी एहसास नहीं था कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। लोट्स ने हंसते हुए कहा, तो तुम मिनोटॉर बोलते हो? आदमी ने अपना सिर हिलाया। मिनोटॉर्स कॉमन बोलते हैं, लेकिन सेटर्स नहीं बोलते। वे एबिस की बोली बोलते हैं। ये तथ्य कि आपने ध्यान भी नहीं दिया, बस एक अनुचित लाभ है। टेसा नोट्स बना रही थी, तो ये सिस्टम के ज्यादा से ज्यादा फंक्शन अनलॉक होने का फायदा है। निजी तौर पर मैं बता सकती हूँ कि उनके शब्दों का अनुवाद कब किया जा रहा है। मेरे दिमाग में इसका एक अलग ही प्रभाव है जो लहजे से अलग एक जैसा ही रहता है। काल ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। यह उसके लिए सच नहीं था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग था। जब वे सम्राट की तरह गुस्सा हो गए, तभी उसने उनकी बोली सुननी शुरू की। शायद अगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान देता कि वे वास्तव में क्या कह रहे थे, तो उसे अनुवाद से ज्यादा जानकारी मिल सकती थी। आप किसी इंसान के बोलने के तरीके से उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, इसलिए तार्किक रूप से उसे उसी तरह से दूसरी प्रजातियों के बारे में भी ज्यादा बताने में सक्षम होना चाहिए। काल होने की नवीनता लगभग 10 मिनट तक चली, फिर हॉक अपने स्थान और प्राकृतिक रूप में लौट आया। लोगों से बात करना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। वे बस उससे उड़ने के बारे में अजीबोगरीब सवाल पूछते रहते थे या उसके पंखों को छूना चाहते थे। हॉक के सुरक्षित स्थान पर वापस जाने पर रे ने मुस्कुराहट के साथ कहा, देखिए, यहाँ छाया में रहना वहाँ रहने से कहीं बेहतर है जहाँ लोग आपको परेशान कर सकते हैं। हम सभी थोर नहीं हो सकते, जिसे लोग स्वाभाविक रूप से प्यार करना और संवारना चाहते हैं। क्या आपने लोगों को डराने की कोशिश न करने पर विचार किया है? कैरा ने पूछा। इस पर विचार किया, विचार को अस्वीकार कर दिया, राय ने पुष्टि की। काल ने उनकी बातचीत पर और जिस तरह से उन्होंने हॉक के इस निर्णय को स्वीकार किया कि मनुष्य बनने की कोशिश करना अतिशयोक्तिपूर्ण है, उस पर हंसी उड़ाई। लेकिन अब वह जानता था कि यह कैसे करना है, इसलिए अगर वह ऐसी जगहों पर बाहर आना चाहता था जहां उसका प्राकृतिक शरीर फिट होने के लिए बहुत बड़ा था, तो वह ऐसा करने में सक्षम होगा। यदि वे घर के अंदर लड़ रहे होते तो उन्हें जबरन किनारे नहीं किया जाता, हालांकि वह संभवतः किसी भी तरह अपने स्थान पर ही बने रहते और वहीं से बाहर निकल जाते। ये तथ्य कि वे अपने स्थानों में रहते हुए कौशल का उपयोग कर सकते थे, जानवरों के लिए अंतिम लाभ था। यदि वे बातचीत नहीं करना चाहते थे, तो उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, और कोई भी उन्हें वहां परेशान नहीं कर सकता था। हालांकि वो रात की निगरानी के लिए बाहर आती थी। अगर कोई खोया हुआ राक्षस या भटकता हुआ जानवर होता, तो वह चाहती थी कि जब वो उन्हें खोजे तो वह पहले से ही उस क्षेत्र में मौजूद हो। इससे उन्हें खोजने और उन्हें खाने के बीच की प्रक्रिया में लगभग 1 सेकंड की बचत हो सकती थी। वो काल के समूह से एकमात्र व्यक्ति थी जो उस रात निगरानी कर रही थी। बाकी काम स्पेलब्लेड द्वारा किया जा रहा था। भोर की पहली किरण रे के लिए बिस्तर पर जाने का संकेत थी, और हॉक के लिए स्काउटिंग शुरू करने का संकेत। अब वह रात में ऐसा कर सकता था, क्योंकि उसके विकास के साथ उसकी दृष्टि बदल गई थी, और अब उसे रात में देखने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब रे की शिकार करने की बारी थी, और वह पारिवारिक कला शुरू नहीं करना चाहता था। व्यापारी आ रहे हैं। वे बहुत सुबह ही चलना शुरू कर चुके होंगे। दक्षिण से हॉक ने उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही उन्हें सूचित किया। यह अपेक्षित दिशा नहीं थी, क्योंकि सड़क उस क्षेत्र से होकर जाती थी जो उस दिशा में स्पॉन से प्रभावित था। लेकिन अगर वे उस रास्ते से आए थे, तो उन्हें स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए थी। शायद ये ज्यादातर साफ हो गया था, और उन्हें खतरों से बचने के लिए पूर्व की ओर नहीं जाना पड़ता। आगंतुकों के लिए तैयार रहें। वे दक्षिण से आ रहे हैं, खतरे के क्षेत्र से बाहर, इसलिए वे खराब स्थिति में हो सकते हैं। काल ने स्पेलब्लेड्स को चेतावनी दी। समूह सड़क पर दौड़ रहा था, और काल ने देखा कि उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं थी। उनके पास आपूर्ति से भरे बड़े बड़े बैग थे, लेकिन पैक ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें जल्दबाजी में इकट्ठा किया गया हो, और ऐसा पैक नहीं था जिसे कोई लंबी यात्रा के लिए चुनता है। जैसे ही वे सामने आए, काल सड़क के किनारे आया और हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया, इस उम्मीद में कि वे रुककर कुछ जवाब देंगे। ये समूह पूरी तरह से ट्रोल से बना था, जो पतली नीली चमड़ी वाले थे, और उनका नेतृत्व एक रॉयल रैंक के जादूगर कर रहे थे।
काल को अपने ऊपर तात्विक जादू का एहसास हो रहा था, ओजोन की खुशबू की तरह, लेकिन वास्तविक गंध नहीं। शमन काल के सामने रुका और थोड़ा झुका, पैक के साथ दौड़ने से वो जोर से हौंफ रहा था। मैं समझता हूं कि यहां से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क सुरक्षित नहीं है। हम पश्चिम से आ रहे थे और परेशानी से बचने के लिए हमें उत्तर की ओर मुड़ना पड़ा। काल ने उसका अभिवादन किया। आप सही कह रहे हैं, हमने सब कुछ खो दिया, सिवाय इसके कि हम जो कुछ भी ले जा सकते थे। उसके अलावा हमारे 2 लोग भी मारे गए। दक्षिण की ओर साइक्लोप्स और जायंट बोअर्स का आक्रमण हो रहा है। सेना उनसे निपटने के लिए बाहर है, लेकिन वे इतने ज्यादा हैं कि उन्हें उनसे निपटने में काफी समय लगेगा। क्या यहां से पश्चिम की ओर जाना सुरक्षित है? उसने जवाब दिया। हाँ, आप यहां से जमीन के रास्ते पश्चिम की ओर जा सकते हैं, बस दक्षिण की ओर ज्यादा मत जाइए, नहीं तो आप फिर से मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये बेथॉक किले तक जाता है। ट्रोल ने कोसा, तो मिडफोर्ड के शहरी बाजार पहुंच से बाहर है? काल ने भौहें सिकोड़ी। मिडफोर्ड शहर को लूट लिया गया। मुझे नहीं पता कि क्या बचा है, लेकिन पूरा शहर पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है, और मुझे ओवरलॉर्ड लीफा ने बताया कि परिषद के 2 सदस्य इसकी देखरेख कर रहे हैं। समस्या यह है कि यहां से लेकर वहां तक सब कुछ आक्रमण के अधीन था। जो कुछ बचा है, उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन किले से आगे निकलने तक पश्चिम की ओर जाना और फिर वहां व्यापार करना चाहते हैं, तो दक्षिण की ओर मुड़ना सुरक्षित होगा। ट्रोल ने आह भरी और अपने साथियों के फटे पुराने समूह को देखा। उनके सारे कपड़े फटे हुए थे, और उनके हथियार भीषण लड़ाई की वजह से टूट चुके थे। आखिरी चीज जो वे चाहते थे वह थी एक और लड़ाई। अगर वे ट्रोल नहीं होते और सुअरों और दिग्गजों द्वारा उन पर लगाए गए घावों से पुनर्जीवित होने में सक्षम नहीं होते, तो वे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। मुझे नहीं लगता कि आपके पास बिक्री के लिए कोई कपड़ा है। हम अभी जिस तरह से किले के दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, शायद हम उस तरह से न निकल पाएं। काल ने हंसकर सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास थोड़ा कपड़ा है। इसे सौभाग्य की आशा में उपहार समझो। उनके पास अभी भी वो खुरदुरा कैनवास था जो वैगन के लिए आवरण का काम करता था, और वह कम से कम प्रत्येक ट्रॉल्स के लिए एक बुनियादी टोगा बनाने के लिए पर्याप्त था, जिसे वे अपनी तलवार की बेल्ट से बंद रख सकते थे। जब वो सादा ग्रे कपड़ा सौंप रहा था, तो स्पेलब्लेड में से एक हाथ में कपड़ा लेकर आया। ये भी ले लो। क्लान मैककॉली टार्टन में एक साधारण किल्ट सभी पर अच्छा लगता है, और ट्रोल आमतौर पर शर्टलेस ही रहते हैं, उसने प्रस्ताव दिया। ट्रोल शमन काल की ओर मुड़ा। उसने क्या कहा? मैं उसका उच्चारण बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूं। काल ने हंसते हुए कहा, वह तुम्हें अपने कबीले के खास टार्टन का एक बोल्ट दे रहा है ताकि तुम अच्छे दिखा, और मेरे पास जो खुरदरा कैनवास है उसमें भिखारियों की तरह मत दिखा। ट्रोल मुस्कुराया और भ्रमित आदमी के कंधे पर थपथपाया। धन्यवाद, हम आपके कबीले के रंगों में शानदार दिखेंगे। मेरे लोग इसे गर्व के साथ पहनेंगे। ट्रोल्स एक तरफ हट गए ताकि वे अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर मोटे तौर पर कटे हुए कैनवास के अंगरखे वाले किल्ट्स पहन सकें। मुझे लगा कि मेरा उच्चारण समझना काफी आसान है। स्पेलब्लेड ने फुसफुसाया, यह मेरे लिए है, लेकिन जाहिर तौर पर ट्रोल्स के लिए नहीं, जो स्थानीय कॉमन लहजे के आदी है। हालांकि वे टार्टन पाकर खुश हैं। क्या कोई कारण है कि आपके पास इतना सारा टार्टन था? जादूगर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मेरे पास इसे बनाने का एक मंत्र है। मैं हमेशा एक स्थानिक भंडारण बैग में इसका एक बोल्ट रखता हूं, बस किसी भी स्थिति के लिए। जब हम सड़क पर होंगे तो मैं एक और बना लूंगा। चलते समय आपको लोट से बात करनी चाहिए। उसे कपड़ा बनाने के मंत्र में वाकई दिलचस्पी होगी जिससे फैंसी कपड़ा बनाया जा सके। या शायद दाना, क्योंकि वह भी एक जादूगर है, काल ने सुझाव दिया। जादूगर ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि यह कबीले का रहस्य है। हमें इसे बाहरी लोगों को सिखाने की अनुमति नहीं है। मैंने बड़ों को पूरे स्पेलब्लेड कबीले को सिखाने के लिए मनाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे परिवार की कई पीढ़ियां वहां रहती हैं। लेकिन यह मंत्र केवल मेरे परिवार के पैटर्न को बनाता है, और उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है। काल ने कंधे उचका दिए। फिर भी, अगर तुम अपना मन बदलो, तो उनमें से किसी को बता देना। हो सकता है कि वे मंत्र को संशोधित करके अन्य पैटर्न बना सकें। ट्रॉलिश व्यापारी पश्चिम की ओर मुड़ गए और जैसे ही वे फिर से दिखने लायक हुए, वे वहां से चले गए। वे जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन वे किसी और चीज के उन्हें ढूंढने का इंतजार भी नहीं कर रहे थे। इससे स्पेलब्लेड कबीले के लिए आसपास का क्षेत्र खाली हो गया, ताकि वे अपना सामान बांध सकें और घास के मैदानों से होकर पूर्व की ओर जाने की तैयारी कर सकें। सबसे पहले, उन्हें दक्षिण की ओर आ रहे समूहों को चेतावनी देनी थी कि आगे खतरा है, ताकि वे बिना तैयारी के घटना की ओर न बढ़ जाएं। जब काल ने एक समूह को आते देखा तो वह दौड़कर वहां पहुंचा,
ताकि समूह को अपनी टीम तक पहुंचने से पहले धीमा होने का पर्याप्त समय मिल सके। यहाँ के दक्षिण में एक घटना हुई है। यहाँ साइक्लोप्स और विशाल सुअरों का आतंक है और सेना उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज सुबह हमें ट्रॉलिश मचेंट समूह के अवशेष मिले और उन्होंने अपना आधा दल समेत सब कुछ खो दिया। मैं आपको सड़क पर आगे जाने की सलाह नहीं दूंगा। मेरे लोग इसके बजाय पूर्व की ओर जा रहे हैं, कार्ल ने मुख्य ड्राइवर को चेतावनी दी। क्या आप जानते हैं कि यह पूर्व में कितनी दूर तक जाता है? ड्राइवर ने पूछा। कार्ल ने अपना सिर हिलाया। ये पश्चिम की ओर किले तक जाता है, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि यह पूर्व या दक्षिण में कितनी दूर है। खैर, उन्हें कल ही पता चल गया था, लेकिन अब तक यह आंशिक रूप से स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, तो फिर हम आज यहीं इंतजार करेंगे। जब हम किसी को खबर लेकर उत्तर की ओर आते देखेंगे, तो हम जान जाएंगे कि हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। चेतावनी देने के लिए धन्यवाद, यात्री। कार्ल ने सिर हिलाया। मैंने भी अपना वैगन खो दिया। जब जायंट्स आए तो मैं उसके पश्चिमी छोर पर था। वहां सुरक्षित रहो। व्यापारी गाड़ी के चालक ने सिर हिलाया और फिर अपनी टीम को आगे आने का इशारा किया। तभी कार्ल अपने समूह में वापस लौट गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी लोगों को खतरे के बारे में पता चल गया है, इसलिए हम उन्हें आने वाले किसी भी व्यक्ति को बताने देंगे, उन्होंने समझाया। स्पेलब्लेड्स को थोड़ी ईर्ष्या हुई, क्योंकि राय ने अपने गोलम्स को कार्ल और ओफेलिया को सवार के रूप में लेने के लिए बुलाया, जबकि हॉक ने दिन के लिए डाना को लेने के लिए उतरा। उसकी लपटें इस रूप में गर्म नहीं, बल्कि अलौकिक थीं, और राय ने सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए एक काठी बनाई थी। दूसरी ओर, डाना को योजनाओं में बदलाव के बारे में सूचित नहीं किया गया था। रुको, क्या मुझसे हॉक पर सवारी करने की उम्मीद की जा रही है? उसने पूछा जब हॉक ने उसकी झिझक को खत्म करने के लिए उसके सिर पर मुक्का मारा। यही योजना है। आपके पास दूर से हमला करने का हुनर है। वो टीम में सबसे लंबी दूरी से हमला करने वाला है, इसलिए आप दोनों की जोड़ी अच्छी है। इसके अलावा, रे ने अभी अभी उसके लिए एक नया फैंसी सैडल बनाया है और उसे अभी तक इसे आजमाने का मौका नहीं मिला है। कार्ल ने सहमति जताई। और यह आप क्यों नहीं है, जिन्हें गिरने से नुकसान होने की संभावना नहीं है, जो इस सिद्धांत का परीक्षण कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है मैं एक जमीनी हमलावर हूं। मैं यहाँ नियम नहीं बनाता, मैं बस उनका पालन करता हूँ। क्या आपको मदद की जरूरत है? डाना ने निराशा में अपना सिर हिलाया और अपनी हरकतों का इस्तेमाल करते हुए हॉक की गर्दन की ऊंचाई तक पहुंच गई, फिर काठी पर बैठ गई और खुद को होनेस में बांधने लगी। ये काफी सहज था और यह उसकी कमर और जांघों के साथ साथ कंधों पर भी बंधा था, जिससे वह अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को स्वतंत्रतापूर्वक हिला सकती थी, लेकिन उसे आगे पीछे उछलने की चिंता नहीं थी। खैर, मुझे होनेस पसंद है। ये ठोस है और राय के रेशम से बना है। मुझे इसके टूटने की चिंता नहीं है। जैसे ही उसने अपने आप को बांधना समाप्त किया, हॉक ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और इतनी तेजी से हवा में उड़ गया कि डाना उसकी पीठ से लिपट गई। मुझे अगली बार उसे चेतावनी देने की जरूरत है। जब वो इस तरह पीछे जाती है तो यह आरामदायक नहीं होता, हॉक ने नोट किया, क्योंकि उसने घोस्ट फायर बॉडी का उपयोग हवा से उसकी रक्षा करने के लिए एक ढाल बनाने के लिए किया था। याद रखें, वो आपकी या मेरी तरह मजबूत नहीं है। उसका शरीर इतनी तेजी से चलने के लिए नहीं बना है। आपको उसे पकड़ बनाने के लिए समय देना होगा। अगले कुछ मिनटों में नई जोड़ी एक दूसरे की अभ्यस्त हो गई और डाना के वर्णन से हॉक को पता चल गया कि वह क्या सहन करने में सक्षम है। जब डाना को उड़ने की आदत हो गई तो उसे गोता लगाते, चक्कर लगाते और इधर उधर झपट्टा मारते हुए देखा तो टेसा लगातार हंस रही थी। ओफेलिया बस इस बात से खुश दिख रही थी कि वह नहीं थी। स्पाइडर गोलेम पर सवारी करना बहुत ही सहज और आरामदायक था, लगभग सोफे पर सवारी करने जैसा। अगर उसके नीचे उचित कुशन होता तो यह वाकई बहुत आरामदायक होता। गति धीमी थी, थोर के लिए ये बस एक तेज चाल थी। हालांकि स्पेलब्लेड्स अंधेरा होने से पहले जमीन को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उन्हें फिर से रुकना पड़ा। उस रात वे खुले घास के मैदान में थे, जो अब ज्यादातर निर्जन था, क्योंकि हॉक की उपस्थिति ने छोटे जानवरों और एक खानाबदोश जनजाति को डरा दिया था जिसमें केवल 6 लोग थे। उन्होंने पक्षी को हवा में देखा था और बस अपनी दिशा बदल ली थी ताकि उस क्षेत्र में न आ जाए जिसे वो अपना क्षेत्र मान रहा था। अगली सुबह डाना दिन के लिए अपने परिवहन पर सवार होने के लिए उतनी अनिच्छुक नहीं थी और समूह भोर में ही चल पड़ा। रात के लिए उनका लक्ष्य नदी तक पहुंचना था। वे या तो दक्षिण पूर्व की ओर राजधानी तक जा सकते थे या वे सड़क तक उसका अनुसरण कर सकते थे, फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ सकते थे जब तक कि वे व्यापारिक मार्ग पर न पहुंच जाएं जो बीस्टकिन राष्ट्र की ओर जाता था। इससे वे अपने गंतव्य स्थान भूले हुए मंदिर के करीब पहुंच जाएंगे।
नदी के किनारे सड़क तक पहुंचने में 2 से 3 दिन और लगेंगे, फिर मंदिर तक पहुंचने में संभवतः 10 दिन और लगेंगे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जंगल में यात्रा कितनी धीमी थी। काल को स्पेलब्लेड्स की गति के बारे में बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वे घने पेड़ों या दलदलों में थे, जो उन्हें सीमाओं से पहले मिलने वाले थे। लेकिन अपने जादू के साथ वे नर्म इलाके में भी उतने ही अच्छे हो सकते थे जितने थोर थे। हालांकि काल बहुत आगे की सोच रहा था। उनके और सीमा के बीच ज्यादा कुछ नहीं था, सिवाय घास के मैदान, दलदल और एक शहर के, जिसे वे रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इतनी दूर तक पहुंचना उतना आसान नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। न्यूबॉर्न की भूमि में सब कुछ ठीक नहीं होने का पहला संकेत भोर से ठीक पहले मिला, जब रे ने एक द्वार खुला देखा, लेकिन उसमें से कोई नहीं आया। इसके बजाय दूसरी ओर जादू टोना के संकेत मिलने लगे, और फिर उस क्षेत्र में जादू टोना अस्थिर होने लगा। काल, उठो, कुछ हो रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और उस दिशा में देखा जिस ओर रे का ध्यान केंद्रित था। जादू अभी भी जारी था, और यह क्षेत्र में ऊर्जा के साथ कुछ कर रहा था। काल पहले तो यह नहीं बता पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर जमीन के नीचे कुछ हिलने लगा, और जमीन खुद चमकने लगी। काल को लगा कि स्पेलब्लेड में से एक ये देखने के लिए आ रहा है कि किस चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए उसने दूर की ओर इशारा करते हुए चुप रहने का इशारा किया। मुझे लगता है कि वहां एक प्राचीन खंडहर है, और कोई इसे सक्रिय करने के लिए जादू कर रहा है। जब उन्होंने इसे खोला तो राय ने पोर्टल को देखा, और मैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे जादू को महसूस कर सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका लक्ष्य क्या है, जब तक कि वे खजाने की खोज करने वाले कोई प्राचीन कलाकृति की तलाश में न हो। काल ने फुसफुसाया। स्पेलब्लेड ने सिर हिलाया। ऐसा हो सकता है। हम घर पर सेक्ट कंपाउंड से भी यही काम करते हैं। हमारे पास एक पोर्टल सरणी है, और हम या तो टीमें भेजते हैं या फिर हम ज्ञात और संभावित अवसरों की जांच करते हैं। दृष्टा यह नहीं बता सकते कि कोई विसंगति या परीक्षण कब आएगा जब तक कि कोई उसे खोज न ले। इसलिए हम ऐतिहासिक संदर्भों का उपयोग करके खोज करते हैं। आमतौर पर हम गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के भीतर की चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे ऐसी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष खतरा या सुलभ अवसर हो सकती हैं। लेकिन कोई वास्तविक कारण नहीं है कि आप अन्य राष्ट्रों के ऐतिहासिक स्थलों पर ध्यान केंद्रित न कर सकें। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये सिर्फ एक जादू है। अगर वे किसी खंडहर में कुछ कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से अलग मामला है। हो सकता है कि उन्होंने कोई प्राचीन अवशेष सक्रिय किया हो। आमतौर पर हम ऐसा नहीं करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से अस्थिर होते हैं और विस्फोट कर सकते हैं या अन्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। विसंगतियां भी कुछ हल्के प्रभाव वाली होती हैं, क्योंकि वे आमतौर पर सिर्फ 1 या 2 दिन तक चलती हैं। किंवदंती कहती है कि हिटक्लैंड की पुरानी राजधानी, जो यहाँ से पूर्व में स्थित एक मानव राष्ट्र है, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी जब किसी ने गलती से उन खंडहरों को सक्रिय कर दिया था जिन पर इसे बनाया गया था। कुछ ही सेकंड में 10 लाख लोग मारे गए। काल ने भौहें सिकोड़ी। ठीक है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उससे ऐसा कुछ न हो। हम अभी भी इतनी दूर हैं कि अगर यह एक शहर को भी नष्ट कर दे तो भी हम सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा मैं बचाव के लिए पत्थर की दीवारें बना सकता हूँ। दीवार के बाहर बम बहुत कम डरावना है। स्पेलब्लेड ने सिर हिलाया। उस दीवार के बारे में, आपको इसे बनाने के बारे में सोचना चाहिए। दूरी में शक्ति वास्तव में अस्थिर लगती है। राय, क्या तुम मेरी मदद करोगे? चलो कैंप के चारों ओर एक अच्छी दीवार बनाते हैं, ताकि अगर वो चीज फट जाए तो वो जगह बच जाए। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। फिर हॉक इसे अपने घोस्टफायर बैरियर में कवर कर सकता है। इससे बाकी नुकसान रुक जाना चाहिए। ये संभवतः सबसे खराब उत्तर निकला। हालांकि वे शीघ्रता से अवरोध का निर्माण करने में सफल हो गए, लेकिन कौशल को सक्रिय करने के लिए प्रयुक्त की गई शक्ति दूरी पर जो कुछ भी हो रहा था उसके साथ प्रतिध्वनित हो रही थी, तथा बीच में सब कुछ हिलने लगा था। पेड़ गिर रहे थे, जमीन हिल रही थी, और पोर्टल एक शक्तिशाली झटके के साथ बंद हो गया। काल को यकीन था कि ये दूसरी तरफ के जादूगर द्वारा अपनी बाधाएं खड़ी करने के कारण हुआ था। क्या हो रहा है? हम पत्थर के महल में क्यों फंसे हुए हैं? राजकुमार कोर्बिन ने उठते ही पुकारा। किसी ने दूर से एक पोर्टल खोला था, और वे कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे जमीन चमक रही थी। यह कोई प्राचीन अवशेष या परीक्षण हो सकता है। मैं नहीं चाहता था कि अगर जमीन सिर्फ हिलने के बजाय फट जाए तो शिविर पर सीधा हमला हो, काल ने समझाया। अब ये सिर्फ हिलने से कहीं ज्यादा कुछ कर रहा था। जमीन से कुछ निकल रहा था, एक साधारण पत्थर की संरचना जो काल के दृष्टिकोण से किसी शहर के खंडहर जैसी दिख रही थी। हॉक अभी बाहर जाकर निरीक्षण करने के आग्रह का विरोध कर रहा था, जब तक मान स्थिर नहीं हो जाता और उसे उड़ा दिए जाने का खतरा नहीं होता।
तब तक बस इंतजार करना और शिविर के चारों ओर अपना अवरोध बनाए रखना सुरक्षित था। काल देख सकता था कि वहां टूटी हुई ग्रेनाइट की दीवारें, खंडहर इमारतें थीं और उभरते शहर के बीच में एक हल्का सा चमकता हुआ बैंगनी गोला था। क्या ये सिर्फ मुझे ही लगता है या किसी और को भी यह परीक्षण के लिए प्रवेश द्वार जैसा लगता है? काल ने पूछा। हम में से कोई भी दीवार के पार कुछ नहीं देख सकता, लोट्स ने उसे याद दिलाया। काल ने कंधे उचका दिए। तुम कुछ भी नहीं देख सकते क्योंकि ओफेलिया तुम्हारे सामने खड़ी है। लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैं राय से रिले के साथ धोखा कर रहा हूं। वहां एक खंडहर शहर है जो अभी अभी जमीन से निकला है और बीच में एक चमकती हुई चीज है जो शायद एक परीक्षण उदाहरण का प्रवेश द्वार हो। अब किसी ने इसे ट्रिगर किया है, इसलिए अगर उन्हें पता चल जाए कि हम यहाँ हैं तो ये गड़बड़ हो सकता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमें इस बात पर वोट करना चाहिए कि क्या उनसे इंस्टेंस चुराना है। अगर ऐसा है तो कॉर्बिन ने आह भरी। तुम पागल हो। हालांकि तुम गलत नहीं हो। जो कोई भी हमें क्षेत्र में देखता है वो हमें मारने की कोशिश कर सकता है। इंस्टेंस के बाहर रहने की तुलना में अंदर रहना अधिक सुरक्षित हो सकता है। उसके कबीले के बाकी लोग उसके निर्णय पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए और काल की टीम ने थोर और गोलम्स के आने का इंतजार किया ताकि वे उन्हें यात्रा के लिए तैयार कर सकें। शहर सचमुच इस दीवार के ठीक बाहर से शुरू होता है। घटनास्थल से इसकी दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। बेहतर होगा कि हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पैदल चलें, काल ने समझाया। वो जमीन को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि हो सकता है कि वहां अंधेरे में छिपे खजाने हों। वहां इतना जादू था कि राय और दूसरे लोग यह नहीं बता सकते थे कि वहां खजाने छिपे हैं या नहीं, और इसका मतलब था कि उन्हें हाथ से खोजना होगा। स्पेलब्लेड्स का भी यही विचार था, क्योंकि जिस क्षण काल और हॉक ने सुरक्षा बलों को हटाया, वे फैलते चले गए, खंडहरों के बीच से गुजरने के लिए एक चौड़ी लाइन बनाते हुए, बजाय नेता के पीछे उस रास्ते पर चलने के जिसके बारे में उन्हें पता था कि उसमें कोई जाल नहीं है। राय ने फिर भी अपने गोलेम को बुलाया और काल ने लामिया बॉडीगार्ड्स को समूह में शामिल किया, लेकिन डाना ने अपने गोलेम को रिजर्व में छोड़ दिया। राय के विपरीत उसे अपने गोलेम से बहुत अधिक परिस्थितिजन्य जानकारी नहीं मिली, केवल एक अस्पष्ट समझ थी कि वे कहाँ थे और उनके आसपास क्या हुआ था। उन्हें खंडहरों में खजाने की खोज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन वे गलती से उन्हें नर्म मिट्टी में दबा सकते थे। खंडहर हो चुके शहर का अधिकांश हिस्सा अभी भी काली मिट्टी और उसके ऊपर उगी लंबी घास से ढका हुआ था, लेकिन जिस जादू के कारण ये शहर खड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे इस अतिरिक्त घास को खत्म कर रहा था। वास्तुकला सरल थी, समय के साथ ढह गई फील्डस्टोन की दीवारें और छोटे घरों के अवशेषों के बगल में छोटे गोल नदी के पत्थरों के ढेर। कई इमारतें एक कमरे की लगती थीं, लेकिन उनमें इंडोर प्लम्बिंग के संकेत थे, इसलिए वे पूरी तरह से आदिम नहीं थे, बस छोटे घर थे। क्या आपको लगता है कि ये शहर की झुग्गियां थीं? सभी छोटे छोटे घर, और मुझे कोनों में ढेर सारी लकड़ी के ढेर दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें जलावन के लिए नहीं काटा गया है। मुझे लगता है कि उनमें चारपाई थी, इसलिए यह एक सैन्य बैरक भी हो सकता है, स्पेलब्लेड में से एक ने चुपचाप नोट किया। गुणवत्ता अच्छी है, पत्थर के फर्श के साथ फील्डस्टोन, बैरक या संभवतः यात्री छात्रावास उचित रहेगा, कॉर्बिन ने सहमति जताई। इससे काल को इतिहास की किताब में पढ़ी हुई बात याद आ गई। प्राचीन काल में, जब यह व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय थी, तब अधिकांश शहर कालकोठरी के प्रवेश द्वार के आसपास बनाए गए थे। इससे क्षेत्र सुरक्षित रहता था और यहां आने वाले यात्रियों और साहसी लोगों को भोजन और आपूर्ति मिलती थी। कालकोठरी से संसाधन प्राप्त करने के लिए एक पूरा उद्योग था, लेकिन इसके लिए कुशल और शक्तिशाली योद्धाओं के समूह की आवश्यकता थी। लेकिन अधिकांश कालकोठरियां 5 या 10 लोगों के समूह के लिए थीं। इसलिए ये छोटे घर उनके लिए निजी होटल जैसे हो सकते हैं, जो पूरे समूह के लिए किराए पर दिए गए हों, लेकिन ये आजीवन या संभवतः दीर्घकालिक निवास के लिए नहीं होंगे। ऐसी जगह पर झुग्गियां खाली नजर आती हैं, क्योंकि वे कैनवस के तंबू या टिन की छत वाली झुग्गियां होती हैं। साथ ही, अगर निवासियों को वहां से निकलना पड़ता है तो आमतौर पर उनमें से ज्यादा कुछ नहीं बचता। जिस जादू ने खंडहरों को जमीन से ऊपर उठाया था, वो अभी भी इतना अधिक शक्तिशाली था कि वह ज्यादा कुछ पता नहीं लगा सका, यहां तक कि रेमी के लिए भी, जो एक जादूगर के रूप में मन प्रवाह से बहुत अच्छी तरह परिचित था। लेकिन लामिया के अंगरक्षकों को मिट्टी में कुछ खजाने मिले, जो कि चांदी की चेन थी जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। उन्होंने उन्हें सीधे रेमी को सौंप दिया, हालांकि वास्तव में टेसा ही जादुई वस्तुओं को सही ढंग से पहचानना जानती थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रेमी भी ऐसा कर सकती है, हालांकि उसी तरह नहीं। उसने अभी अभी सिस्टम का इस्तेमाल करके उन चीजों को छांटना सीखा था जिनमें कुछ हद तक सामंजस्य था।
निरीक्षण, काल ने उसे सोचते हुए सुना। कबाड़ कबाड़, ओह चमकदार। फायरबॉल का हार, क्षतिग्रस्त, चार्ज 0/50। हॉक, मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार लाया है। जब हॉक ने देखा कि वह क्या है तो वह हंस पड़ा। बस इसे मेरे स्थान पर रख दो और मैं देखूंगा कि क्या मैं इसे बाद में टूटने से बचा सकता हूं। उनमें से कोई भी वास्तव में हार को ठीक करना नहीं जानता था, लेकिन ये कुछ स्पष्ट हो सकता था, जैसे कि एक टूटा हुआ पत्थर या टूटी हुई कड़ी। वे कड़ी को ठीक कर सकते थे, और उनके पास दिग्गजों से बहुत सारे छोटे पत्थर थे। दिग्गजों की जेबों में हमेशा पत्थर होते थे, और जानवरों को उन्हें इकट्ठा करना बहुत पसंद था। काल ने उन्हें अब और नहीं देखा, उन्हें जानवरों द्वारा बस जैसे ही पता चला, चुरा लिया गया। इस क्रम में एक स्पेल ब्लेड को एक सादी धातु की अंगूठी मिली, तथा दूसरे को एक टूटा हुआ ताबीज मिला। वहां बहुत ज्यादा मूल्यवान चीजें नहीं मिली, लेकिन यह स्पष्ट था कि इस बर्बाद शहर के केंद्र में जो कुछ भी था वह शक्तिशाली था। मैं उस चीज को देख सकता हूं। यह एक बैंगनी रंग का गोला है, जो चमक रहा है और हवा में तैर रहा है। ये किसी पोर्टल जैसा नहीं दिखता, हॉक ने नोट किया। जैसे ही वे कोने के पास पहुंचे, हर कोई उस गोले को और उसके ऊपर तैरते हुए प्लेटफॉर्म को देख सकता था। हालांकि उस तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं थी। शायद यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे छूने के लिए बनाया गया था, जैसे कि एक इंस्टेंस एंट्रेंस। लेकिन न तो काल और न ही वहां मौजूद कोई और व्यक्ति जानता था कि यह और क्या हो सकता है। प्रिंस कोर्बिन ने अपनी टीम को इशारा किया, जब तक हम यह नहीं जान लेते कि यह क्या है, तब तक सभी लोग इस वस्तु से दूर रहें। मुझे एक स्वयंसेवक की जरूरत है जो आगे जाकर इसकी जांच करे। काल ने सिर हिलाया और उसके कंधे पर थपथपाया। तुम्हें पता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर तुम अपने लोगों में से किसी को भी भेजना चाहते हो तो कोई बात नहीं। कोर्बिन ने उत्सुकता से अपनी भौं उठाई और काल के निर्णय पर प्रश्न उठाया। आप विश्वस्त हैं? अगर कोई मूर्खतापूर्ण काम करना है तो वह मेरा काम है। मेरे पास सबसे बेहतर बचाव है, और मौजूद किसी भी व्यक्ति की तुलना में मेरे बचने की संभावना सबसे अधिक है। वास्तव में मैं उन कई हमलों के लिए अजेय हूं जो दूसरों को अपंग कर सकते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। काल के बोलने के बाद दाना उसे घूर रही थी, लेकिन उसने एक बढ़िया बात कही। अगर उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी वास्तविक व्यक्ति की जरूरत थी, न कि किसी बुलाए गए प्राणी की, तो वह सबसे अच्छा विकल्प था। अगला विकल्प लामिया अंगरक्षक या नागा योद्धा होंगे, क्योंकि वे बुद्धिमान थे और समझा सकते थे कि क्या हो रहा है। काल ने उन्हें अपने साथ आने का इशारा किया, क्योंकि वे बाधाओं को साझा कर सकते थे। 3 परतें एक से बेहतर थीं, खासकर जब 3 बाधाओं में से 2 लैमिया से मोनाक रैंक, फ्लेमिंग बॉडी बाधाएं होंगी। स्पेलब्लेड कबीले के कमांडरों में से एक, जो काल के दृष्टिकोण से एक वृद्ध व्यक्ति था, लेकिन संभवतः 40 वर्ष की आयु में तथा समय से पहले ही सफेद हो चुके बालों वाला, उसके साथ जुड़ गया जब वह गोलाकार वस्तु की ओर बढ़ रहा था। तीनों ने अपनी बाधाओं को स्पेलब्लेड तक भी बढ़ा दिया, जिससे सुरक्षा का स्तर बढ़ गया, क्योंकि वे सावधानीपूर्वक बैंगनी गोले के नीचे स्थित चबूतरे के पास पहुंचे। काल ने कुछ देर तक रून को देखा, फिर स्पेलब्लेड को आगे आने का इशारा किया। ये शिलालेख कॉमन या किसी ऐसी भाषा में नहीं था जिसे काल पढ़ सकता था। ओह, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। यह वह भाषा है जिसका उपयोग वे शमन पुस्तकों में करते हैं। चलो देखते हैं। महान शक्ति उन लोगों की प्रतीक्षा करती है जो विश्व ड्रैगन की शक्ति को अपनाने का साहस करते हैं। उसे अपने दिल में ले लो और सच्ची शक्ति को जानने के लिए उसका आशीर्वाद प्राप्त करो। रेमी ने पढ़ा। लेकिन विश्व ड्रैगन मेरे दिल में है। क्या हम सभी देवताओं के वफादार अनुयायी नहीं हैं? वो जानवर और ड्रैगन दोनों देवताओं में है। काल ने जवाब दिया, ये ध्यान दिए बिना कि उसके सिर के ऊपर उसकी एक हल्की बैंगनी प्रति बन रही थी। जानवरों को भी यह बात समझ में आने में कुछ समय लगा, इसलिए पहली चेतावनी की कुछ गड़बड़ है उनके पीछे खड़े समूह से आए। ऊपर देखो, ओफेलिया ने पुकारा, जबकि अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करें, क्योंकि हो सकता है कि यह प्रेत एक अच्छी चीज हो। काल सोच रहा था कि क्या करे, तभी अचानक उसके पीछे खड़ा जादूगर गायब हो गया। इससे सभी लोग सतर्क हो गए, लेकिन काल ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया। मुझे नहीं लगता कि वह घायल हुआ है। पत्थर पर विश्व ड्रैगन का एक शिलालेख है, और मुझे लगता है कि यह सिस्टम से संबंधित हो सकता है। उसने उन्हें चेतावनी दी। उसके सिर के ऊपर का भूत अधिक ठोस होता जा रहा था, लेकिन उसे इससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, मानो यह महज एक भ्रम था, न कि कोई वास्तविक जादू का प्रभाव। तभी काल की दृष्टि में शब्द प्रकट होने लगे। सिस्टम सक्रिय है। संगतता की जांच की जा रही है। योग्यता की जांच, पात्रता की जांच, पहला एडवांसमेंट ट्रायल पूरा हुआ। अपग्रेड संगत कौशल पाए गए। तभी काल की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने मन ही मन रे को हंसते हुए सुना।
अब तुम दोनों चले गए हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं बाकी लोगों को शांत कर रही हूँ, उसने उसे एक मनोरंजक लहजे में बताया। आप दूसरों को शांत कर रहे हैं? ओह, तुम अल्पविश्वास वाले हो। मेरे पास भी एक परिवर्तन खिलौना है, और मैं हॉक से इसमें बहुत बेहतर हूँ। काल को रेमी के दृष्टिकोण से उसकी मानसिक झलक मिली, जो मोगाना चुड़ैल डॉक्टर की तरह दिख रही थी। एक विस्तृत रूप से सजी हुई काली गौथिक पोशाक और लबादा, चेहरे पर घूंघट और दस्ताने पहने हुए। सिवाय रे के, वो बड़ी दिखाई दी, क्योंकि उपस्थित सभी मनुष्य काल की मानसिक छवि से छोटे थे। इससे पहले कि उसका ध्यान उसके सामने के दृश्य पर वापस जाता, केवल ओफेलिया का वैयबिया रूप, जो 2 मीटर से अधिक लंबा था, उससे लंबा था। उसके सामने काल की 10 प्रतियां खड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक ने थोड़े अलग तरह के कवच पहने हुए थे। कुछ के पास हथियार थे, कुछ के पास नहीं थे, और एक ने कवच के ऊपर पादरी की पोशाक पहन रखी थी, जबकि एक ने एक आंख के साथ एक छड़ी पकड़ी हुई थी। वो उसे थोड़ा सा ऑथोस कांस्य ड्रैगन की याद दिलाता था। क्लोनों के ऊपर एक तैरता हुआ संदेश दिखाई दिया, तथा एक पत्थर का कमरा दिखाई दिया, जिससे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वे अब शून्य में तैर रहे हैं। क्लास अपग्रेड विकल्प संदेश पड़ा। काल ने लबादे वाले की ओर रुख किया और सिस्टम ओवरले को सक्रिय कर दिया, जिसे वह आमतौर पर नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि इसमें सिस्टम तक पहुंच के बिना लोगों और प्राणियों के बारे में जानकारी का अभाव था। बीस्ट क्लैरिक, बीस्ट गॉड का शिष्य, उन्नत पुनर्जनन और पवित्र जादू तक पहुंच प्राप्त करता है। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, लेकिन काल के पास एक महत्वपूर्ण सवाल था। अगर मैं बदल जाऊं तो क्या मैं अपने उन कौशलों को खो दूंगा जो मेरे पास पहले से हैं? उसने उत्तर की आशा करते हुए शून्य से पूछा। वर्ग परिवर्तन भविष्य की उन्नति पथों को प्रभावित करते हैं। उम्मीद है कि इसका उत्तर नहीं होगा। काल ने अन्य चित्रों की भी जांच की ताकि देख सके कि वह क्या सीख सकता है। दिव्य शिकारी धनुष कौशल के साथ एक बोनस प्राप्त करता है, हमलों में पवित्र क्षति जोड़ता है। घोस्ट रेंजर धुआं और धुंध आधारित चुपके कौशल बनाने के लिए घोस्ट फायर का उपयोग करता है, सभी आश्चर्यजनक हमलों पर बोनस प्राप्त करता है। जानवर अवतार ज्ञात कौशल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक आत्मिक पशु के साथ विलय की अनुमति देता है। ये सभी रेंजर जैसे दिखने वाले विकल्प थे, और इनमें से कोई भी काल को विशेष रूप से आकर्षक नहीं लगा। हालांकि वे सभी बीस्ट मास्टर वर्ग के अपग्रेड होने वाले थे जो उसके पास पहले से ही था, इसलिए शायद उनके पास कुछ विशेष कौशल थे जो उन्हें इसके लायक बनाते थे। काल ने अपने सबसे निकट स्थित घोस्ट रेंजर वर्ग की छवि की जांच की और पाया कि कौशल वृक्ष तो छिपा हुआ था, लेकिन वो कम से कम वर्ग के मुख्य कौशल को देख सकता था। घोस्ट फायर मिस्ट एक बादल में हल्के धुएं के रूप में दिखाई देता है, जो कास्टर से 10 मीटर की परिधि को घेर लेता है। ये धुंध सभी अन्य घोस्ट फायर कौशल को बढ़ाता है, और कौशल ज्ञात होने के बाद इसे घोस्ट फायर परगेटरी में परिवर्तित किया जा सकता है। भूत शरीर भूत अग्नि की गुप्त क्षमता जो उपयोगकर्ता को भूत अग्नि धुंध के भीतर रहते हुए अमूर्त बनने की अनुमति देती है, ठोस वस्तुओं से गुजरते हुए जब तक उपयोगकर्ता का शरीर एक ही बार में दोनों तरफ से धुंध को छूता है। खैर, ये कौशल निश्चित रूप से काल की अपेक्षा से बेहतर थे, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में उसकी शैली नहीं थी, और जब तक सम्राट को पता नहीं चला कि उसने गलती से लीफा को मुक्त कर दिया था, तब तक वे उसकी टीम की बहुत मदद नहीं कर पाए। अगर ऐसा था, तो एक अच्छी छुपने की जगह और जेल से बाहर निकलने का रास्ता उसकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होने वाला था। काल ने देखा कि इन उन्नत कक्षाओं में एक थीम थी। वे सभी एक ऐसे कौशल से संबंधित प्रतीत होते थे जिसे वह या उसकी टीम जानती थी। बीस्ट क्लैरिक को इटर्नल लाइटनिंग से होना चाहिए। घोस्ट फायर हॉक के लिए एक नया सहज कौशल था, और जब उन्होंने बीस्ट अवतार का निरीक्षण किया, जो एक स्पिरिट बीस्ट के साथ विलय कर सकता था, तो उन्होंने पाया कि इसका एकमात्र प्रारंभिक कौशल बीस्ट स्पेस था, जो बीस्ट मास्टर की जानवरों को बांधने की क्षमता का मूल था। यह निश्चित रूप से काल के लिए कोई बहुत बड़ा उन्नयन नहीं होगा, लेकिन टीम के सदस्यों में से किसी एक के साथ विलय करने की क्षमता हो सकती है। फिर जो भी कौशल अभी भी कौशल वृक्ष में बंद थे, वे वहां थे। अगले कुछ भी उसी तरह थे। वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वह खोज रहा था। उनमें से कई ऐसे वर्ग लग रहे थे जो योद्धाओं, बदमाशों या जादूगरों के लिए थे जिन्हें जानवरों से लगाव था। ज्यादातर वे उपयोगकर्ता को एक बोनस के साथ बुनियादी बीस्ट स्पेस पाने की अनुमति देते थे जो किसी अन्य वर्ग के अनुकूल होता था। इससे उसके पास जांच करने के लिए केवल 3 विकल्प बचे। पहला था बीस्ट शमन, जिसके बारे में काल को डर था कि ये दूसरों की तरह ही होगा, लेकिन वास्तव में शमन मैजिक को किसी ऐसे व्यक्ति में जोड़ा गया जो पहले से ही बीस्ट मास्टर प्रकार के कौशल का उपयोग कर सकता था। कक्षा के मुख्य कौशल सरल थे।
टोटेम बीस्ट शमन को टोटेम के उपचार, पुनर्जनन और भूकंप संस्करण बनाने की अनुमति देता है। अधिकतम 2 टोटेम प्रत्येक रैंक के साथ प्रभाव दोगुना हो जाता है। मौसम नियंत्रण बीस्ट शमन निर्दिष्ट बिंदु के चारों ओर त्रिज्या में प्रति रैंक 10 मीटर तक गरज, बर्फीला तूफान या रेत का तूफान प्रभाव पैदा कर सकता है। यह एक अच्छी क्लास थी, लेकिन उसके पास पहले से ही एक रेमी थी। दूसरा अंतिम वर्ग विकल्प बीस्ट नोबल था। उसका विवरण भी उतना ही सरल था। बीस्ट नोबल को मानसिक प्रभुत्व की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे वह अपनी एकाग्रता की अवधि के लिए अपने रैंक के अंतर्गत आने वाले जानवरों को नियंत्रित कर सकता है, रैंक के अंतर के अनुसार 2 जानवर तक। यह उसे कमांडर रैंक के जानवरों को हमला करना बंद करने या अपनी टीम में शामिल होने का आदेश देने की अनुमति देगा, जब तक कि वह कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह एक घटिया धोखा देने वाली क्षमता की तरह बहुत भयानक लगा। इसलिए काल ने अंतिम क्लास विकल्प की ओर रुख किया, ये देखने के लिए कि क्या ऐसा कुछ है जो चुनने लायक हो सकता है। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था, ये स्पष्ट था। लेकिन अगर सभी विकल्प बेकार थे या बस उसके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं थे, तो यह एक ऐसा अवसर हो सकता है जो तब आया जब वो इसे ठीक से समझने में असमर्थ था। विवरण में कहा गया था कि यह उसका आगे का रास्ता होगा, जिसका अर्थ था कि जो भी कौशल उसने बीस्ट मास्टर के कौशल वृक्ष से नहीं लिया है, वह अनुपलब्ध होगा। उनके पास लगभग सभी अच्छे कौशल थे, लेकिन अभी भी टियर 4 आक्रामक कौशल चुनने के लिए उपलब्ध थे। अंतिम क्लास विकल्प बीस्ट कमांडर था। क्लास कौशल ने उसे एक अतिरिक्त जानवर को बांधने की अनुमति दी, और जब एक को मार दिया गया या छोड़ दिया गया तो नए जानवरों को बांधने की अनुमति दी। सिद्धांत रूप में यह भी एक बुरा वर्ग नहीं था। एक लड़ाकू सैनिक के लिए यह एक अविश्वसनीय वर्ग होगा, क्योंकि वे युद्ध में लड़ाकू जानवरों को खो सकते हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन काल का किसी भी मित्र, जानवर या अन्य को खोने का कोई इरादा नहीं था। हार मानकर काल अपने विकल्पों पर विचार करने बैठ गया। इन कक्षाओं में से किसी एक में कुछ ऐसा जरूर था जो उसे याद आ रहा था, कुछ ऐसा जो उसे लेने लायक बनाता।